अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दिल की सल्तनत। अक्सर तहरीम ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। उससे पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली रीड कर सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत, किसी प्यारे इंसान के नाम करना के बुरे तो पल में बादशाहत का ताज तोड़ जाते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत पर किसी आला ज़र्फ़ को बिठाना कि कम ज़र्फ़ तो पल में ख़ुद को गरा लेते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत पे इंसाफ का बोल बाला रखना कि ज़ालिम तो पल में बुनियादें हरा देते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत के दरवाजे हमेशा बंद रखना कि किसी सरकश राहगुज़र इसमें पनाह ले लेते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत पे हुस्न की लगी मेहर हटा देना कि हुस्न वाले तो पल में छोड़ जाते हैं। सुनो इस दिल की सल्तनत पे किसी एक ही बादशाह को मुकर्रर रखना कि बादशाह बदलते रहने से तख्त उल्ट जाते हैं। नूर, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। तूबा अपनी छोटी बहन को रोते हुए देखकर परेशान हो गई। कुछ नहीं आपी, बस ऐसे ही रोना आ गया था। नूर तूबा की आवाज़ पर जल्दी से आंसू पोंछ लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी बड़ी बहन इसके आंसुओं की वजह जान जाती तो भड़क उठती। नूर, अब तुम अपनी बड़ी बहन से बातें छुपाओगी। तूबा ने सवालिया नज़रों से नूर को देखा। नहीं आपी, मैं क्यों आपसे बातें छुपाऊंगी, आप ही तो हमारा सहारा है। आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी, नूर ने आंसू साफ करते हुए कहा। फिर बताओ मेरी जान, क्यों रो रही हो। तोबा के लहजे में अपनी छोटी बहन के लिए तड़प थी। आप ही वो ताई अम्मी ने आज फिर मुझे बहुत बुरा भला कहा है। कह रही थी कि तुम लोगों की माँ तुम लोगों को हमारे पल्ले बांध गई हैं और कह रही थी कि तुम लोगों के बहुत पढ़ निकल आए हैं, काटने ही पड़ेंगे और साथ में मुझसे काम में है बेकराए। नूर के बताते हुए आंखों में आंसू आ गए। तूबा का सुनकर खून खोल उठा। वो हमेशा उसकी गैर मौजूदगी में ही नूर और ज़ैनब को बातें सुनाती और मुश्किल काम करवाती थी और यही बात उसको बुरी लगती थी। वो इसके सामने कुछ नहीं बोलती थी। उन्हें पता था कि आगे से दो बदू जवाब मिल जाएगा, मगर वो अब उसको तपाने के लिए उसकी बहनों से उलझने लग पड़ती थी। रुको तुम, मैं अभी इनसे पूछ कर आती हूँ। उन्होंने हमें समझ क्या रखा है, जब दिल करता है जलील करके रख देती हैं। तूबा गुस्से से उठी थी। आप भी प्लीज़, इसलिए मैं आपको नहीं बता नहीं रही थी। नूर ने तूबा का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। नूर, क्या हो गया है। मैं सिर्फ उनसे ये पूछूंगी कि वो क्यों तुम दोनों के पीछे पड़ी रहती हैं। आखिर कब तक तुम दोनों यूं डर डर कर रहोगी इनसे। बेफिक्र रहो, अपनी बड़ी बहन के होते हुए तुम दोनों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से कहकर कमरे से निकल गई। आपके साथ मसला क्या है ताई अम्मी, क्यों हमें जीने नहीं देती आप, क्यों हर वक्त नूर और ज़ैनब को ज़हनी अजियत देती रहती हैं आप। तूबा किचन में काम करती फरहत बेगम पर बर पड़ी थी। ओ बहन, ज़रा तमीज़ से बात करो, क्या बकवास कर रही हो। फरहत बेगम इस अचानक हमले पर घबरा गई। वही कह रही हूँ जो आप सुनना नहीं चाहती। क्यों हर वक्त नूर और ज़ैनब के पीछे पड़ी रहती हैं आप। अगर कोई काम या मसला होता है आपको तो मुझसे कहा करें ना, कहा करें ना, क्यों इन दोनों से उलझ पड़ती हैं। उसकी आज बर्दाश्त खत्म हो गई थी। कई दिन से वो नूर और ज़ैनब के मुरझाए हुए चेहरे देख रही थी चेहरे देख रही थी। आज वो गुस्से से फट पड़ी थी। ज़बान संभाल कर बात करो बीबी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बहनों के मुंह लगने का। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लगाकर तुम्हें बता देती हैं। वो सीधे से ही मुकर गई। मेरी बहनें झूठ नहीं बोलती, बल्कि आप गलत बयानी करती हैं। आप झूठ बोलती हैं, आप फसाद डालती हैं, आप ही किसी को सुकून से रहने नहीं देती। आपकी रूह को ही हमें सताए बगैर सुकून नहीं मिलता। खुदा और मफ़ाक़ात अमल से डरें आप। वो भी आज सारे लिहाज भूल गई थी। आज बस हो गई थी उसकी तौबा। पीछे से अहमद की गर्जदार आवाज़ आई थी। उसकी धड़कन पल भर को रुकी थी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अहमद खा जाने वाली नज़रों से उसी को घूर रहा था। देखो बेटा, कब से ये तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रही है। फरहत बेगम ने मौके का फ़ायदा उठाया। जी अम्मी, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, आपको कोई भी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। अमन ने उसको गुस्से से घूरते हुए दांत पीस कर कहा। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई थी। ना जाने क्यों इसको इस दुश्मन जान के सामने एक चुप सी लग जाती थी। तो वो आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, आइंदा अगर मेरी माँ से इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर उसको वार्न करता हुआ बोला। तुबा को तो मानो आग ही लग गई। आप अपनी माँ को समझाए ना, जो हर वक्त घर में फसाद बर्पा करके रखती हैं, ना खुद सुकून से रहती है ना औरों को रहने देती है। तुबा ने उसकी धमकी से तप कर कहा।
बकवास बंद करो करो अपनी तुबा, चटाक अहमद ने कहते हुए गुस्से से तुबा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। फरहत बेगम ने हैरानगी से मुंह को पर हाथ रख लिया। तुबा ने साकत व जामिद नजरों से इस दुश्मन जान को देखा था। आंखें धुंधला गई थी। जब्त के बावजूद भी एक आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह गया था। आज उसने हाथ उठाकर इस आखिरी अजियत देने वाले अमल को भी सर अंजाम दे दिया था। कोई ऐसी अजियत नहीं थी जो उसे ना दी हो। शायद वो ये रह गई थी, वो भी आज देखकर उसने इसकी अजीतों के बाप को मुकम्मल कर दिया था। वो मुंह पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना और मुझसे कभी इस लहजे में बात नहीं करना, वो संग दिली से कहकर वहां से चला गया था। पीछे फरहत बेगम के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। तुबा ने जख्मी नजरों से इस शैतान सिफ्त औरत को देखा और फिर वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। दिल तड़प कर रो रहा था। महबूब की संग दिली पर क्या सिला मिला था उसको मोहब्बत का, क्या लुटाया था मोहब्बत ने इसको। तपाल में मुंह के बल जा गिरी थी। वो शुरू से ही उसको नापसंद करता था और ये तो वो जानती थी, पर इस कदर नफरत भी करता था ये वो नहीं जानती। पहली बार उसने उसकी आंखों में अपने लिए इस कदर हकारत देखी थी। वो गाल पर हाथ रखे सिसक पड़ी थी। गाल अभी तक इसके थप्पड़ से जल रहा था। इसको सबसे ज्यादा गुस्सा अपने जालिम बाप पर आ रहा था, जिसकी वजह से वो सब इस मुकाम तक आ पहुंची थी। अगर इनका बाप उसकी अपाज माँ को अपना लेता तो आज हालात कुछ और होते। माजी उनकी आंखों के सामने आने लगा। वो 10 साल की थी जब उसकी माँ किसी हादसे में अपाज हो गई और उसके जालिम बाप ने बीवी की मजदूरी से उकताकर उसको तलाक दे दी। और उस तलाक के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और उसको अपने भाइयों के रहमो करम पर छोड़ दिया और वो अपनी बीवी के पास जाना चाहती थी। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, मगर उसके नाना नानी बहुत गरीब थे। उनके खर्चात पूरे नहीं कर सकते थे। इस वजह से उनकी माँ उनको यहीं छोड़ गई। उसके एक ताया और चाचा थे। ताया की 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और चाचा के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटे बरूने मुल्क में थे और बेटियां पढ़ रही थी। वो तब बहुत छोटी थी। उनको अपना आप भी संभालना नहीं आता था। ना कोई उसका सहारा बना था, ना ही कोई कज़न उससे बात करता। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। खुदा ने अगर इस मासूम को आजमाइश में डाला था तो साथ में कुछ में समझ बूझ भी अता कर दी थी। जैसे तैसे करके उसने खुद ही अपनी छोटी बहन दोनों बहनों को माँ की तरह अपने आंचल में छुपा लिया था और खुद को वक़्त के धारे पर छोड़ छोड़ दिया था। वक़्त यूं ही गुजर रहा था कि अहमद ज़ुबैर की मोहब्बत उसके दिल में आ बसी थी। वो इससे 6 साल बड़ा था। वो हमेशा से ही बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। वो इससे हमेशा एक फासले पर रहा करता था। कभी इससे नॉर्मल लहजे में बात नहीं की थी और ना ही कभी उसके साथ उसका रवैया अच्छा था, मगर फिर भी इस दिल का इससे मोहब्बत कर बैठा। इसने इस शख्स को अपने दिल की सबसे ऊंची मुसरत पर बिठाया था। वो अपने दिल की सारी संतरत उसके नाम कर दी और आज वही शख्स उसको बुरी तरह अपने पाँव तले रोन गया था। वो आज तक उसके सहारे हर किसी की ज्यादा सहती आई थी कि शायद वो कभी कभी ना कभी उसके हक में बोल पड़े। शायद उसका दिल भी इसकी ख्वाहिश करने लगे। शायद उसे अपनी अजियतनाक रवैये और तल्ख कलामी का एहसास हो जाए। शायद उसकी मोहब्बत का उसे एहसास हो जाए। लेकिन सब कुछ बेसूद हो गया। वो वही था, पहले वाला अहमद। कोई कमी नहीं आई थी उसके रवैये में। वो पहले से ज़्यादा संगदिल और जालिम हो गया था। सोचे उसका दिल चीर रही थी। आंसू निकल कर तकिए में जज़ब हो रहे थे। बस अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगी। मैं और नूर और ज़ैनब को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत दूर चली जाऊँगी। कभी पलट कर नहीं देखूँगी। उसके लहजे में अब मोहब्बत की जगह बगावत थी। वह थक गई थी, हार गई थी। उसके अंदर मजीद हिम्मत नहीं रही थी अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजबूर करने की। उसका अंग अंग महबूब की संगदिली पर बैन कर रहा था। माजी उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी और वो अपना कुछ काम कर रही थी कि फरहत बेगम ने हुक्म सादर कर दिया कि वो सारे घर की और अहमद के कमरे की सफाई करे। उसका दिल किया कि कह दे ये सब उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर किसी मसलत के तहत खामोश होगी। वो उठी और सारे घर की सफाई करने लगी। थोड़ी देर में सारे घर की सफाई हो गई। बस अहमद का कमरा रह गया था। इसके कदम कदम बर्फ़ के हो गए। उसके कदम बर्फ़ के हो रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार वो इसके कमरे का रुख कर रही थी। पहले ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। आज आज मैड नहीं आई थी तो ये काम उसके ज़िम्मे लगा दिया गया था। वो जानना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दिल न जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे बाहर आ जाएगा। वो घर नहीं था, वरना वो इसकी मौजूदगी में कभी भी ना जाती। उसका रवैया उसके साथ बहुत हतकमेज़ था, इसलिए वो इससे दूर रहा करती थी। इससे कोई भेद ना था कि वो किस वक्त उसकी इज़्ज़त नफ्स रोक डाले। वो अपनी सोचों को झटक कर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अंदर से उसकी मखसूस खुशबू उसके नतनों से टकराती है। कुछ पल वो वहीं खड़ी होकर उसकी खुशबू को अपने अंदर समाने लगती है। कितनी दिल फरेब खुशबू थी उसके महबूब की, किसी को भी मदहोश कर सकती थी। उसको ये खुशबू दुनिया की सबसे फरेब खुशबू लगी, जो उसके अंग को ताजगी और सुकून बख्श रही थी। काम याद आने
काम याद आने पर वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और सफाई शुरू कर देती है। वो चारों तरफ से कमरे का जायज़ा लेती है। उससे वो कमरा कम छोटा सा महल ज़्यादा लगा, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और हर चीज़ खूबसूरती से सजी थी। कमरा बहुत वसी था। वो फर्नीचर पर बड़ी पड़ी धूल मिट्टी साफ करने लगी थी। जब वो बैठ के करोन के पास आई तो अहमद की बैठ के साइड टेबल पर पड़ी तस्वीर को देखती रह गई। उसके दिल की धड़कन थम सी गई थी। वो तस्वीर में किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। कोई देखता तो दिलो जान से फदा हो जाता। सफ़ेद चमकता रंग, काली गहरी आंखें, मगरूर सी उठी हुई नाक, खूबसूरत माथे पर बड़े पर बिखरे बाल, खूबसूरती जिसम वो 6 फुट से निकलता कर इसका तस्वर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था। तस्वीर से नज़रें हटाना मुश्किल था। सब कुछ ही तो था इसमें, चाहे जाने के काबिल। अगर वो भी दीवानी हुई थी तो कुछ गलत ना था। वो था ही ऐसा, कोई भी मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता। उसकी काफ़ी दोस्तें इस पर मरती थी, मगर इसकी रौबदार शख्सियत की वजह से दूर ही रहती। वो तो फिर उसकी कज़न थी और यही बात तो उसको अच्छी लगती थी। वो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाता था, बस अपने आप में मगन रहता था। कभी वो ये सोच रही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तस्वीर उसके हाथ में कांप रही थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐमान ने उसे अपने कमरे में देखकर सख्त लहजे में पूछा। उसकी रूह तक कांप गई। जी मैम, सफाई करने आई थी, ताई अम्मी ने भेजा था, वो हिम्मत करके बोली। और उसकी बात पर उसने गुस्से से घुर कर रह गया। अम्मी 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 जी, वो अचानक से धारा था उसकी जान पर बन आई थी। उसने ऐसा भी क्या कर दिया था जो वो गुस्से से पागल हो रहा था? वो मैं सोच कर रह गई। हाँ अच्छा, हाँ अहमद बेटा, क्या हुआ है? वो भागी भागी आई अहमद की बेटे की आवाज़ पर। अम्मी आपने इसको क्यों कहा सफाई का? साबरा कहाँ है? वो दांत पीस कर बोला। सफाई साफ जाहिर हो रहा था कि उसे तोबा का इसके कमरे में आना कितना नागवार गुजरा है। बेटा वो छुट्टी पर है, इसलिए इसको कह दिया। मैं वो थकी हुई थी काम करके, रो वरना मैं खुद कर देती। वो चेहरे पर मसनूई थकन के आसार लाए बोली। उसको जी भर कर इस मकार औरत पर ताव आया जो कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। ठीक है अम्मी जान, आप जाकर आराम करें, मैं करवाता हूँ इससे सफाई। माँ की बात सुनकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। ठीक है बेटा। वो एक तंजिया नज़र उस पर डालकर कमरे से निकल गई। वो समझ गई इसे जलील करवाने के लिए ही कमरे में भेजा गया था। ये तुम्हारे हाथ में मेरी तस्वीर क्या कर रही है? वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा तो अपनी तस्वीर उसके हाथ में देखकर आग बगोला हो गया। इसकी बात पर उसका वजूद अंदर तक लचक गया। जी वो साफ कर रही थी फ्रेम को। अभी उसे फिल वक्त यही बहाना सूझा। उसने झपकने के अंदाज में इससे तस्वीर खींची। आईना मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ऐरा गैरा मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। और जाओ यहाँ से, मैं खुद सफाई कर लूँगा। वो उंगली उठाकर सख्त लहजे में वान करता बोला था। उसके दिल में एक साथ कितने ही तीर पोस्त हुए थे। आंखें अपने महबूब के हाथों अपनी ज़ात की बेतुकी पर बरस रही थी। वो खामोशी से अपने टूटे दिल की किरचियाँ उठाकर निकल गई। माजी का सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू की लड़ियाँ टूट कर बहने लगी। उसके तक लवैये सहते सहते वो थक गई थी। उसने जब से आंखें मीच ली थी, अब उसका जब जवाब देने लगा था। काश वो कभी यूं आ मिले राहों में, वो मुझे देख कर रुक जाए, मेरी सांसें थम जाए, ज़िंदगी आंखों में सिमट आए, वो देखता रह जाए, पलकें झपकने से इनकार कर जाए, वजूद साकत रह जाए, धड़कनें बेतरतीब हो जाए, वक़्त ठहर जाए। वो देखकर हैरान रह जाए, मेरे ख़ज़ा हालत में बाहर आ जाए, कुछ लम्हे यूं ही गुजर जाए और फिर सब कुछ बिखर जाए। वो नज़र झुका कर गुजर जाए, एक मोती आँख से गिर कर खाक हो जाए, दिल भी अपनी राहों पर चला जाए, सारा शहर टूट जाए और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए। जी तोबा मिर्ज़ा आ जाए, कमरे में सेक्रेटरी ने उसको बुलाया था। जी सर, वो अपनी फ़ाइल सँभालते हुए कमरे की जानिब जाती है। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर आकर मुक़ाबिल को सलाम किया था। जी वालेकुम सलाम, मिस बैठिए प्लीज़। वो मुक़ाबिल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। मिस आपकी क्वालिफ़िकेशन तो काफ़ी अच्छी है। इंटरव्यू लेने वाला तोबा की तलीमी काबिलियत से मुतासिर हुआ था। उसके दिल को एक उम्मीद लग गई थी। ठीक है, आप जा सकती हैं मिस, हम आपको कुछ दिनों में कंफ़र्म करके बता देंगे। कुछ देर उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसको आने की इजाज़त मिली थी। शुक्रिया सर, वो कहकर ऑफिस से निकल आई थी। बाहर शदीद गर्मी पड़ी रही थी। एसी से निकलकर उसको ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी, तो वो जल्दी जल्दी रिक्शे वाले को रोकती है और बैठकर घर आ जाती है। दरवाजे पर ही उसे अहमद खड़ा था। आई एम सॉरी। वो जैसे इसको इग्नोर करके जाने लगी थी है तो उसकी आवाज़ उसके कदमों को रोक लेती है। भाड़ में जाए आप और आपकी सॉरी। पहली बार उसने इससे इस लहजे में बात की थी। सब कुछ भूल कर माफ़ नहीं कर सकती। उसका लहजा शर्मसार था। इंसान सब कुछ भूल सकता है अहमद ज़ुबैर, पर अपने साथ की गई नाहक ज़्यादतियाँ नहीं भूलता। कहकर रुकी नहीं थी, तेज़ तेज़ कदम उठाती मंजिल से गायब हो गई थी। पीछे वो ठंडी सांसें भरकर रह गया था। मुश्किल नहीं है जीना, बस थोड़ा सब्र चाहिए होता है। लबों को सीकर बस आंखों से मुस्कुराना होता है। जब छलक पड़े अशक आंखों से तो लबों से मुस्कुराना होता है। कोई पूछे कि कैसे हो तो हंसकर सब ठीक बताना होता है। अगर टूट जाए कोई दिल की बस्ती तो
टूट जाए कोई दिल की बस्ती तो खुद ही समेट कर मुस्कुराना होता है। छूट जाए अगर कोई तन्हा हो मैं तो तन्हा रहा हूँ मैं तो खुद ही सफ़र को मुकम्मल करना होता है। दुख जब रूह खींच ले तो सजदों में रोक कर सुकून मांगना होता है। मुश्किल नहीं होता जीना, बस थोड़ा सब्र चाहिए होता है। कमरे में आकर उसने गुस्से से बैग फेंका था। गुस्से में भी उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े थे। वो चाह कर भी खुद को जब्त नहीं कर पाई थी। वो धारे मार मार कर रो पड़ी थी। वो जितना मजबूत न डर और पूरी एतमाद खुद को जाहिर करती थी, अंदर से वो इतनी ही कमज़ोर और बेबस थी। पहली बार उस इंसान ने उससे सही लहजे में बात की थी, मगर ना जाने क्यों आज उसको वो नॉर्मल लहजा भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी माफ़ी से। उसने एक पल अपने दिल को इस इंसान के लिए पत्थर का कर लिया था। मुझे अब कमज़ोर नहीं पड़ना है इस इंसान की किसी भी बात से। उसने आंसू साफ करते हुए फिर बढ़ाए हुए लहजे में कहा था। तभी फ़ोन की बेल बजी। स्क्रीन पर अम्मी जान लिखा जब मंगा रहा था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए फ़ोन उठा लेती। सूफिया बेगम ने तलाक के बाद भी अपनी बेटियों से रब्ता ख़त्म नहीं किया था। वो आज भी अपनी बेटियों को फ़ोन करती थी और उनका हाल चाल पूछती थी और उन्हें हर तरह के हालात में हौसला देती थी। फिर बस बड़ी दुनिया में उन्हें एक अपनी माँ का ही सहारा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं किया? अम्मी जी बस थोड़ा सा मसरूफ़ थी बेटा। ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत कि माँ की याद भी ना आई। अम्मी दरअसल मैं जॉब ढूंढ रही हूँ 3-4 दिन से, इसीलिए चक्कर लग लग रहे हैं। बेटा जॉब की क्या ज़रूरत है? पढ़ाई मुकम्मल करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम जॉब शुरू कर दो। क्या तुम्हारे अब्बू तुमको लोगों को खर्चा नहीं देते? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। बस अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। बेटा बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती हैं, वो बाप है, तुम लोगों का कोई पराया नहीं है। जी बिल्कुल अम्मी जी, बेटियां बोझ नहीं होती है, पर हमारे बाप जैसे लोग उन्हें बोझ ही समझते हैं। काश अम्मी वो हमारा बाप ना होता तो कोई पराया ही होता। उसका लहजा दर्द से चूरता। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बाप है तुम सबका। अब शायद कभी ना कभी उसे एहसास हो जाए अपनी ज्यादतियों का। मुझे कोई उम्मीद नहीं उनके बदलने की, ना ही मैं उम्मीद रखना चाहती हूँ अब, ना ही हमें ज़रूरत है उनके बदलने की। अब जो भी करूँगी मैं अपने बलबूते पे करूँगी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अब। वो सब ठीक है बेटा, मगर फिर भी वो बाप है तुम लोगों का। अपना दिल उसके लिए इतना सख्त नहीं करो अम्मी। अब ये दिल किसी के लिए नरम नहीं होगा। हम सब इस घर से और इसमें रहने वालों से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी पलट कर नहीं देखेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। वो रवानगी से बोलती थी। बेटा ये क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम सब ये घर छोड़कर? अम्मी मैंने जहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, वहाँ जॉब कंफर्म होने पर ऑफिस की तरफ से घर और गाड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि अम्मी मेरी तलीमी काबिलियत अच्छी है, मुझे तजर्बा भी है, मुझे उम्मीद तो बहुत है। बस अम्मी आप दुआ करिएगा अल्लाह मुझे ये जॉब दिला दे। बेटा फिर भी तुम सब अकेले कैसे रहोगे अपने बाप के घर को छोड़कर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। अम्मी हम अकेले क्यों रहेंगे? आज हमारी आप हमारी कुल कायनात हमारे साथ होंगी ना। आपके होते हुए हम अकेले कैसे हो सकते हैं? वैसे भी अम्मी अकेला जीने के साथ अकेला रहना भी सीख लिया है। अब प्लीज़ और सवाल मत करिएगा अम्मी। बस आप और आपकी बेटियां, तीनों बेटियां इकट्ठे ही वहाँ रहेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मुझे इस सबक और खुशी क्या होगी कि मैं अपनी बेटियों के साथ रहूँगी। जी अम्मी बिल्कुल, वो खुशी से बोली। अच्छा नूर और ज़ैनब से भी बात करवाना, इनसे भी काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई अम्मी। वो दोनों स्कूल गई हुई हैं, जब आएंगी तो मैं आपसे बात करवा दूँगी। अब आप बेफिक्र हो जाएँ, उम्र भर की आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है। हाँ बेटा, मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह मेरी बेटियों को किसी का मुताज ना करे, वो अपने पाँव पर खड़ी हों, वो अपनी मर्ज़ी से आज़ाद और बेफ़िक्र ज़िंदगी गुजारें। जी अम्मी, कुछ देर बातों के बाद राब्ता मुनतका हो गया। वो अपनी माँ से बात करने के बाद पुरसुकून हो गई थी। दिल पर छाए गम के बादल हटने लगे थे। तभी वो बैठी ही थी कि बाहर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेहमान आए हो। उसने बाहर निकल कर देखा तो अहमद की खाला और उसकी बेटी फ़ायज़ा आई हुई थी। अहमद की खाला अपनी बहन से काफ़ी मुख्तलिफ थी। वो बहुत ही अच्छी और बेसर सी खतून थी। कैसी हो तुम्हें बेटा? उन्होंने उसे देखकर मोहब्बत से पूछा। ठीक हूँ खाला, आप कैसी है? वो इनके पास आकर तराम से बोली और पास बैठी फ़ायज़ा और फरहत बेगम के मुँह के जाविये बदल गए। मैं भी ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो हमारे पास। उन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा कि उसे नाचार बैठना पड़ा। फरहत बेगम उसे बैठा देकर चाय का बनाने का कहकर चली गई। उन्हें हमेशा अपनी बहन की इन इन बेटियों से हमदर्दी एक आंख ना पाती थी। तुम कैसी हो फ़ायज़ा? उसने फ़ायज़ा से पूछा। ठीक हूँ, साफ सपाट लहजे में कहकर वो फ़ोन पर झुक गई, जैसे कुछ और ना पूछे ले। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। वो कहकर जैसे ही उठी तो सामने से अहमद आता हुआ दिखाई दिया। वो उसे नज़रअंदाज करके उसके बाईं जानब से निकल के पीछे उसने अहमद और फ़ायज़ा की चहकती हुई आवाज़ें सुनी थी। वो जानती थी फ़ायज़ा भी अहमद से मोहब्बत करती है, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो इसका ही नहीं था तो जिसका मर्ज़ी होता क्या फ़र्क पड़ता है।
वो अपने कमरे में आकर खामोशी से सो गई। वो कब से बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह अपनी की गई गलती का इज़ाला करे। चाहता था कि वो हक पर था। वो जानता था वो हक पर था। उसकी माँ ही जानकर उसे सुकून से नहीं रहने देती थी। फिर भी ना जाने क्यों वो गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा बैठा था। इसका दिल एहसास ज़िया में उपला था। जब से उसने इस पर हाथ उठाया था तब से इसका इसका सामना करना छोड़ दिया था। उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। अपने इस हाथ को ज़िया देने की कोशिश की जो इस पर उठा था। तुबा की आंखों में उसने दर्द का कहर पड़ा देखा था। वो कांप गया था इसकी आंखों की हैरानी देखकर, जैसे उसने अपने ख्वाब अपनी आरज़ुएं इसमें दफन कर दी हो। वो उसे आम लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। सामने से गुजरती हुई ज़ैनब को देखकर वो रोक लेता है। ज़ैनब बेटा बात सुनो, उसने मोहब्बत से मुखातब किया था। जी भाई। ज़ैनब चेहरे पर मासूमियत लिए बोली है। तुबा कहाँ है? अहमद थोड़ा झिझकते हुए पूछता है। ज़ैनब को थोड़ी हैरत होती है। उसने पहली बार तुबा का पूछा था। जी भाई। वो अपने कमरे में अहमद सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या कहे वो। अच्छा तुम ऐसा करो कि उसको बुला कर लाओ, मुझे इससे एक बात करनी है। वो जल्दी से कहता है। अच्छा भाई बुला कर लाती हूँ। ज़ैनब कहकर चली जाती है। वो थोड़ा पुरसुकून हो जाता है, पर अब उसको ये फिक्र लग जाती है कि वो इसको बुलाने पर आएगी या नहीं आएगी। आप ही आपको अहमद भाई बुला रहे हैं। तो वह अपना कुछ काम कर रही थी जब ज़ैनब आकर कहती है क्यों वो क्यों बुला रहा है, मुझे बुला रहे हैं। उसको हैरत हुई। पता नहीं आप ही ये पता ये नहीं बताया, बस यही कहा कि मैं आपको बुला कर लाऊँ। अच्छा ठीक है तुम जाकर सो जाओ, नूर भी सो गई है, मैं बात सुनकर आती हूँ। वो कहकर कमरे से निकल जाते। कमरे से वो बिला वजह निकल आई थी। उसका कोई इरादा नहीं था अहमद ज़ुबैर की बात सुनने का। वो जानती थी इसको क्या कहना है। उसको अब कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी माफ़ी की। उसने भी इस तरह रवैया अपना लिया था। वो कुछ देर के लिए छत पर आ गई थी। ठंडी हवा चांद की रोशनी उसको बहुत भली लग रही थी। न जाने फिर कहाँ से किस एहसास के तहत उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। दिल इस दुश्मन जान की तरफ में खोया पड़ा तरफ रहा था। वो जितना खुद को समेट रही थी वो इतना ही बिखर रही थी। इस इंसान की मोहब्बत उसकी रूह खींच रही थी। वो चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। वो अब मज़ीद महबूब के हाथों जलील नहीं होना चाहती थी। कुछ ही देर गुजर रही थी कि इसका फ़ोन बजने लगता है। कोई अनजान नंबर जब मंगा रहा था। वो कॉल काट देती है। कॉल फिर से आ गई। वो कुछ सोच कर कॉल उठा लेती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी वालेकुम सलाम, मैं ताबिश बात कर रहा हूँ। आसफ ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। आप कल आकर अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह कल आकर लेटर ले जाऊँगी। उसके मुँह से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे। उसकी खुशी की इंतहा न थी। उसे ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी ना मिली थी जितनी आज मिली थी। उसको अपना आप किसी कैद से आज़ाद होता हुआ महसूस हो रहा था। वो खुदा के हजूर से शुक्रगुजार थी जिसने उसकी दुआएं सुन ली थी। वो खुशी से सब कुछ भुलाए अपने कमरे में आकर लेट गई। आज उसको पुरसुकून नींद आने वाली थी। उसने खुशी से सोचते हुए आंखें बंद कर ली। उसका इंतज़ार ही रह गया था। मैं नहीं आई थी। वो नहीं आई थी और ना ही उसको आना था। वो इस कदर उससे खफा थी कि उसके बुलाने पर भी नहीं आई थी। उसका दिल पछतावे में घिर गया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी। खफा होना तो बनता था मगर वो बेबस था। वो माफ़ी मांगने के अलावा और कर ही क्या कर सकता था। माजी की यादें उसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। जब वो बहुत छोटा था अक्सर तुबा की ना और अपनी माँ की लड़ाई होते हुए देखता था। तुबा तब बहुत छोटी थी। लड़ाई झगड़े से नावाकिफ़ थी। अपनी माँ के कहने पर वो तुबा और उसकी माँ से चिढ़ने लगा था। उसकी माँ के बकौल के वो इससे नाजायज़ करती है। उसको तुबा कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो अक्सर इससे खड़ा खड़ा रहता था। कभी इससे सही मुंह बात नहीं करता था। लेकिन जब उसके चाचू ने उसकी चाची को अपाहिज होने की वजह से तलाक दे दी तो उसका दिल तुबा के लिए नरम हो गया था। उसको इन तीनों बहनों के साथ हमदर्दी होने लगी थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ तुबा की बदज़ुबानी की वजह से उसके अंदर हमदर्दी का जज्बा ख़त्म हो गया था। उसकी जगह नफरत और हकारत ने ले ली थी। वो इसकी बदज़ुबानी और इसके के वजूद से नफरत करने लगा था। वो इसको ज़िया देने के लिए तरह तरह की तल्ख और दिल चीर देने वाली बातें करता हद तक उसके किरदार पर भी उंगली उठाता गया। वो अपने रवैये और बातों हर तरह से नफरत का इजहार करता, मगर वो एक चीज़ पर हैरान था। उसने इसके तल्ख बातों अजियतनाक रवैये पर कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वो हैरान था। वो कभी भी ज्यादतियों पर चुप रहने वालों में से नहीं थी, मगर उसके सामने वो खामोशी से हर तल्ख बात पर हर तल्ख रवैया सह जाती थी। और ये बात वो कभी समझ नहीं पाया था। वो इसकी आंखों में बेबसी की इंतहा दिखाना चाहता था, मगर वो उसे कभी लेकिन वो उसे कभी बेबस नज़र नहीं आई थी। ना जाने वो क्या चीज़ थी। कभी किसी को अपने अंदर के भेद का पता नहीं लगने देती थी। वो खुद भी कभी उसकी ज़ात में छुपे भेदों का पता नहीं लगा पाया था, मगर इस दिन उसने वाजिया उसकी आंखों में बेबसी की तार देखी थी। मगर वो खुश नहीं हुआ था, तरफ गया था। उसकी आंखों की वीरानी देख कर न जाने क्यों उसकी नफरत का जज्बा मादिल पड़ने लगा था। अब हमदर्दी की जगह कोई और जज्बा उसके लिए पड़ने लगा था, पर वो समझने से कासिर था।
وہ صبح خوشی سے اٹھی، دل ہر بوجھ سے آزاد تھا۔ فٹافٹ اس نے نور و زینب کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجا اور بعد میں خود بھی تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، راہداری میں وہ دشمن جہاں پہلے ہی موجود تھا، وہ اس کو نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو پھر اس کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ پلیز صبح ایک بار میری بات سن لو۔ بے بس لہجہ تھا، اس نے دل کو کچھ ہوا۔ جی بولیں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر شرمساری واضح تھی۔ میری معافی کیا آپ کے لیے معنی رکھتی ہے؟ سوال کیا گیا تھا۔ ہاں بالکل رکھتی ہے، تم ایک بار دل سے معاف کر دو۔ طوبیٰ کو وہ پہلے والا احمد زبیر نہیں لگا تھا، وہ تو کوئی اور ہی تھا جسے طوبیٰ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میرے معاف کرنے سے آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ وہ اس کو معاف کر کے یہیں پر بات ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ بار بار اس کا سامنا اس کو کمزور کر رہا تھا، وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شکریہ طوبیٰ، تم بہت اعلیٰ ظرف ہو۔ وہ پرسکون ہو گیا، جیسے دل ہر بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اس نے اس کو نظر انداز کر کے جانا چاہا تھا کہ پھر اس نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو ویسے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، آج بلایا ہے جوائننگ لیٹر لینے کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا رہی تھی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس نے آفر کی تھی۔ نہیں شکریہ، اکیلے چلنا سیکھ لیا ہے میں نے، جب ضرورت تھی تب تو کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی گیٹ پار کے پیچھے وہ اس کی باتوں کا محفوظ سمجھ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے بھی اس کی ہی یہی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی تھی۔ وہ بدل گیا تھا یا پھر اس کو لگ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کی نظروں میں نفرت اور حقارت نہیں تھی، اس کے لیے کوئی اور جذبہ تھا جس کو سوائے وہ ہمدردی کے اور کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن اب اس کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا نے اس کو مسلسل سفر کے بعد منزل پر پہنچا دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اس کو اس کی امید سے ورکر ملا تھا۔ جاتے ہوئے کچھ کاغذات پر سائن کے بعد اس کو ایک خوبصورت سے فلیٹ اور گاڑی کی چابی مل گئی تھی اور جوائن کرنے کا بھی کہہ دیا گیا تھا۔ اور یہ سب اس کی ماں کی دعائیں تھیں، جو سب کچھ بہت آسانی سے اس کو مل گیا تھا، ورنہ نوکری کے ساتھ گھر اور گاڑی ملنا تو خواب تھا۔ اس کی کوششوں اور ماں کی دعائیں رنگ لائی تھیں، جو وہ اپنی اصل منزل تک آ پہنچی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اب اس کی چھوٹی بہنیں کسی کی باتیں نہیں سنیں گی، وہ فخر اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں، اس کی جنت بھی، وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہے گی۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنی برسوں کی محبت کو فراموش کر گئی۔ شاید وہ فراموش ہی کر دینا چاہتی تھی۔ یار دیا ہی کیا تھا محبت نے اس کو، سوائے اذیت اور اداسی کے؟ تیابو، مجھے اب آپ سب سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ لانچ میں آئی تھی جہاں اس کے تایا چاچا اور اس کی بیویاں اور اس کی کزن بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ تبریز مرزا اس کے تایا محبت بھرے لہجے میں بولے۔ مجھے جاب مل گئی ہے تیابو جی۔ وہ تھوڑا نروس ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ تو خوش ہوئے۔ چلو، وہ پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ گھر اور گاڑی بھی مل گئی ہے، اس لیے اب میں اس گھر میں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہمت کر کے اس نے بات مکمل کی۔ سب حیرت سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ بیٹا یوں اچانک کیسے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ اچانک نہیں تیابو، میں نے بہت دیر سے یہ سب سوچ رکھا تھا۔ اسے اپنے شفیق تیابو سے یہ بات کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا، جنہوں نے ان بہنوں پر ہمیشہ محبت کا سایہ رکھا تھا۔ یہ گھر بھی تو تم لوگوں کا ہے بیٹا، ان میں تم تینوں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ تم کیوں یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ تبریز مرزا انصاف پسند انسان تھے، وہ اب بھی انصاف سے کہہ رہے تھے۔ وہ ان معصوم بچیوں کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، پر ان کی یہ بات فرحت بیگم اور نائلہ بیگم کو آگ لگا گئی۔ طوبیٰ نے بہت غور سے ان کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ احمد بھی کہیں سے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں طوبیٰ پر تھی۔ کون سا گھر تیابو؟ یہ گھر ہمارا نہیں، آپ کی اور چاچو کی بیویوں اور ان کے بچوں کا ہے۔ اور رہی حصے کی بات، تو وہ آج میں معاف کرتی ہوں، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے۔ وہ سب کو آئینہ دکھائی تھی، اپنا حق بھی اعلیٰ ظرفی سے معاف کر گئی۔ سب ساکت رہ گئے۔ احمد کو اس کے ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی سے کچھ کہا ہے تم تینوں سے؟ بیٹا بیٹھ کر مسائل حل کیے جاتے ہیں، اس طرح گھر چھوڑ کر نہیں جایا جاتا۔ وہ طوبیٰ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے نرم لہجے میں اصل بات پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ گھر کے معاملات سے بے خبر تھے۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنسی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے تیابو جی، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کو لے کر۔ اب میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ احمد نے صاف محسوس کیا تھا۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اسے اچانک کیسے فیصلہ کر لیا تم نے؟ توصیف مرزا بولے تھے۔ پلیز چاچو جی، مجھ سے کچھ بھی مت پوچھیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی، بس اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے صاف کہا تھا۔ بیٹا ہم تمہارے باپ سے پوچھے بغیر تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تبریز مرزا تھک کر بولے تھے، وہ جب کسی طرح بھی کچھ بتانے پر مادہ نہیں ہوئی۔ کون سا باپ تیابو؟ وہ باپ جو 10 سال پہلے اپنی معصوم بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے بیاہ رچا کر بیرون ملک چلا گیا اپنی عیاشی کے لیے، جس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ان کی بیٹیاں کس حال میں ہیں، بس دنیا دکھاوے کے لیے ہمارا خرچہ بھیج دیتا ہے، وہ انسان اس کی نظر میں باپ ہے؟ آپ کی نظر میں باپ ہے؟ بتائیے تیابو، کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی باتوں سے سب کو چپ کر لگ گئی تھی۔
अहमद रज़ा गहरा सांस लेकर अहमद गहरा सांस लेकर अपना सर झुका गया था। मैं आप सबसे कोई मशवरा मांगने नहीं आई हूँ, बस आप लोगों को बताने आई हूँ ताकि कल को हम बहनों के दामन पर कोई कीचड़ ना उछाले, और हम अकेली बहनें नहीं होंगी, हमारी माँ हमारे साथ होगी। वो सबको लाजवाब करके गुस्से से निकल गई। अहमद के दिल में एक ठेस सी उठी थी। ज़बान तो देखो कैसे चलती है इसकी। फ़रत बेगम ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, तुम दोनों ने ही उसको ज़बान चलाने पर मजबूर किया है। डरो तुम दोनों खुदा से, तुम दोनों की वजह से वो इस घर से जा रही है। तबरेज़ मिर्ज़ा फ़रत बेगम और नाइला बेगम पर उबल पड़े थे। वो वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। उसका दिल तुबा की बातों से परेशान हो गया था। उनको असल मसला समझ आ गया था। अहमद से और बैठा मुश्किल हो गया तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। लाउंज आहिस्ता खाली हो गया था। उसने कमरे में आते ही अपनी सब चीज़ों को पैक करना शुरू कर दिया। नूर और ज़ैनब को वो सब कुछ पहले ही बता चुकी थी। वो बहुत खुश हुई थी अपने घर का सुनकर। नूर, ज़ैनब इधर आओ दोनों, वो पैकिंग में मेरी मदद करवाओ। उसने नूर और ज़ैनब जो पढ़ रही थी उन्हें भी अपने साथ पैकिंग में लगा लिया था। पैकिंग करते हुए अहमद ज़ुबैर की बचपन की तस्वीरें उसके हाथ लगी थी। पल भर को उसके दिल की धड़कन थमी सी थी। वो इंसान जिसके साथ वो ख्वाबों में जन्नत तक का सफ़र कर रही थी, हकीकत में वो इंसान उसके साथ एक कदम भी चलने को राज़ी न था। अपनी एक उम्र उसने इस इंसान को सोचते उसके ख्वाब बुनते गुजार दी थी, और बदले में उसको क्या मिला था? अज़ियत, नफ़रत, धुतकार, हकारत और न जाने क्या-क्या। उसकी आँख से एक आवारा आंसू निकल कर उसकी तस्वीर में गिरा था। भूलना इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। वो कदम-कदम पर लम्हा-लम्हा उसे याद आ रहा था, सता रहा था, मगर वो बेबस थी। अपने इस दिल के हाथों मोहब्बत से दस्तबरदार होना इतना आसान कहाँ था? आप ही, क्या हुआ है आपको? रो क्यों नहीं है आप? अचानक ज़ैनब की नज़र होती हुई तुबा पर पड़ी थी। कुछ नहीं चंदा, बस आँखों में धूल मिट्टी चली गई तो आँखों में पानी आ गया। वो जल्दी से तस्वीर को एक किताब में रख देती है, मगर ज़ैनब देख चुकी थी। आप ही, आपसे एक बात पूछूँ? ज़ैनब मासूमियत से बोली। हाँ पूछो। वो आंखें साफ करते हुए बोली। तभी उसके कमरे के सामने से अहमद का गुजर हुआ और वो तुबा की आवाज़ पर वहीं रुक गया। आपको अहमद भाई अच्छे लगते हैं ना, इसलिए आपने उनकी तस्वीर अपने पास रखी हुई है। ज़ैनब जो 12 साल की थी अपने ज़हन के मुताबिक मौसमियत से बोली। बरखरा अहमद साख्त रह गया। चुप, ऐसी कोई बात नहीं, वो गलती से मेरे पास आ गई थी। एंड ऐसी बात नहीं करना। वो डर गई थी ज़ैनब के मुंह से ऐसी बात सुनकर। वो मोहब्बत जिसको उसने खुद से भी छुपा कर रखा था, उसका इल्म उसकी बहन को हो गया था। ठीक है आप भी सॉरी, आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगी। बरखरा अहमद अपने सख्त वजूद के साथ आगे बढ़ गया। ठीक है, जाकर जल्दी से पैकिंग करो, हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। वो कहकर खुद भी पैकिंग में मसरूफ़ हो गई, मगर दर हकीकत उसका दिल इसी तस्वीर में अटक कर रह गया था। माजी अहमद की खाला के बेटे की शादी थी और सबको बुलाया गया था। वो इन तीनों बहनों को भी जाना था। वो कभी ना जाती अगर तबरेज़ मिर्ज़ा ज़बरदस्ती ना लेकर जाते। शादी पर जाने के लिए नूर और ज़ैनब दोनों बहुत खुश थीं, इसलिए तुबा ने अपने और उनके बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनवाए। शादी पर तीनों बहनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुबा तो सबकी मरकज़ नकाब बनी हुई थी। वो अलग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि कोई देखता तो पलटना भूल जाता, मगर वो सबसे बेखबर अपने आप में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो नूर और ज़ैनब से बातों में मगन थी कि उसे अपने पास से किसी मर्दाना आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़का खड़ा था। जी बोले। वो हैरत से बोली। आपसे मैं बात कर सकता हूँ अकेले में प्लीज़? वो इंतहाई महज़ब अंदाज में बोला, मगर उसे जी भर के इसके ठरकी पर गुस्सा आया। नहीं, जो भी बोलना है यहीं पर बोलें। उस वो इसकी नीयत वहाँ पे मज़ीद थी। प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट। अभी वो ये बोल ही रहा था कि अहमद आ गया। जी कोई मसला है आपको? जो तो मुझे किससे कहिए, ये मेरे साथ है। अहमद इस बंदे से मुखातिब हुआ तो वो हड़बड़ा गया। नहीं कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई अंदर बुला रहा है इसलिए मैं बताने आया था। वो जल्दी से कहकर आगे बढ़ गया। पीछे तुबा को उसके डरने के अंदाज पर ज़ोर से हंसी आई, पर अहमद के सामने कंट्रोल कर गई क्योंकि वो भी इसके साथ बैठ चुका था। क्या कह रहा था ये? अहमद ने पूछा। कह रहा था कि अकेले में आकर मेरी बात सुने, उसने बताकर अहमद के तासुरात जानते, जिस पर वाजिया गुस्सा वाजिया था। सालाक ठगी वो मुंह में बड़बड़ाए। तोबा को टूटकर इस पर प्यारा है। वो किसी भी की भी इस पर बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहली बार उसको अपने इंतखाब पर फ़ख्र महसूस हुआ। कुछ दिन बाद शादी का एल्बम आया जिसमें सबकी तस्वीरें थी। फरत बेगम के कहने पर उसने आए हुए एल्बम में से तस्वीरें निकालकर घर के ज़ाती एल्बम पर लगाई कि अचानक उसकी नज़र अहमद की बचपन की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मासूम बच्चे की तरह खड़ा था। इसको ये तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि उसने सबकी नज़रों से बचाकर वो तस्वीर अपने पास रख ली और बाकी एल्बम में लगा दी।
वो शिकस्ता कदमों से कमरे में लौट आया था। जो इंकशाफ आज जिस पर हुआ था, इसने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। वो लड़की जिससे वो दिल की गहराइयों से नफरत करता था, वो लड़की उसके लिए मोहब्बत का समुंदर छुपाए बैठी थी। शायद उसकी मोहब्बत की कशिश थी जिसने उसकी नफरत को मात दे दी थी। अब उसको समझ आया था कि क्यों वो उसकी हंसी आती पर बुरा रवैया चुप कर बुरा रवैया चुप कर जाती है। वो मोहब्बत ही नहीं थी जिसने उसको सब कुछ सहने पर मजबूर कर दिया था, वरना इसकी जगह कोई और होता तो इतना सब कुछ कभी ना बर्दाश्त करता। सोचे उसका ज़हन मफलूज कर रही थी और वो वहाँ तो हमें सर गड़ाए वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो हैरान था इस लड़की पर जिसने अपनी मोहब्बत को किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी थी। बहुत खामोशी से उससे खामोश मोहब्बत करती आई थी, मगर अब वो जा रही थी इससे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। शायद कभी पलट कर ना देखे। उसे वो मंजर याद आया जब उसने उस पर हाथ उठाया था। वो बेयकीनी से उसे देखे गई थी। उफ तक नहीं की थी गुस्से में। वो उसकी ज़ख्मी निगाहें नहीं देख पा रहा था, मगर अब उसको याद आ रही थी किस दुख और तकलीफ बेयकीनी से उसको दिखा था उसने, जैसे उसने थप्पड़ उसके मुंह पर नहीं उसकी मोहब्बत पर दे मारा हो। वो सोच कर रह गया था उसे ये क्या हो गया था, क्यों वो इतना ज़ालिम हो गया था। वह एक बेबस लड़की से जंग कर रहा था जो हमेशा मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उससे हार जाती आई थी, और आज वो हार कर भी जीत गई थी। और वो जीत कर भी हार गया था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती तो क्यों जा रही है यहाँ से। वो अपने आप से सवाल कर रहा था। लहजे में पछतावा था, उसे दुख था उसके यहाँ से जाने का। सारी रात उसकी उसे सोचते आंखों में कट गई और वो कब नींद की वादियों में गुम हो गया उसे पता ही ना चला। वो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। न जाने क्यों आज उसका दिल बहुत उदास था, क्योंकि हालांकि खुश होना चाहिए था। बेचैनी ने चारों जानिब उसे घेर रखा था, मगर वो अपने दिल की कैफियत को नज़रअंदाज करके नमाज अदा करती है। फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत के बाद किचन की जानब बढ़ जाती है। कुछ किचन में आकर वो जल्दी से आटा गूंथती है ताकि जल्दी से नाश्ता बना सके। तभी कहती कहीं से अहमद पानी पीने किचन में आ गया। दोनों की पल भर को निगाहें टकराई थी। वो फौरन नजरें झुकाकर आटा गूंथने में खुद को मसरूफ कर लेती है। उसका दिल बहुत पता नहीं क्यों अजीब तरह धड़क रहा था। वो पानी पीने के बाद वहीं खड़ा हो गया। तौबा, उसकी आवाज़ उसके कानों से टकराई। जी, वो आटा गूंथते हुए ही बोली, तुम क्यों जहाँ से जाना चाहती हो। वो सब कुछ जानते बूझते भी सवाल कर बैठा था। उसके आटा गूंथते हाथ रुक गए। बताओ ना तौबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो अपने सवाल का जवाब ना पाकर फिर से सवाल करता है। मैं कल रात को सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर दोबारा पूछने का मकसद उसने पूरी तमादी से कहा। और मुझसे तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों आप वहाँ मौजूद नहीं थे जो आपको नहीं पता। उसके सवाल से उलझ गई। मौजूद था, पर मैं असल वजह जानना चाहता हूँ जो तुमने किसी को बताई। वो इसके मुंह से सच सुनना चाहता था। वजह जो भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम बहनें यहाँ से जा रही हैं, यही बात आप लोगों के लिए बायसे खुशी होनी चाहिए। मजबूत लहजे में कहती हुई इसको चुप कर आ गई थी। हम क्यों खुश होंगे तुम बहनों के यहाँ पर से जाने पर। वो कुछ लम्हों के लिए के बाद बोला, ये बात आप लोगों को बेहतर पता होगी, मैं क्या कह सकती हूँ। वो फिर उसको लाजवाब कर गई। देखो तौबा, अगर तुम मेरे हाथ उठाने की वजह से ये घर छोड़कर जा रही हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, अभी मांगता हूँ, मगर ये घर छोड़कर मत जाओ। उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। तौबा का दिल धड़क कर रह गया। वो भी उसको कमज़ोर करने आ गया था। वो जल्दी से आटा गूंद कर किचन से जाने लगी तो वो इसके सामने आगे आ गया था। प्लीज़ तौबा, जवाब तो दो, क्या तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। ज़ुबैर अहमद, आप अभी तक एक थप्पड़ को लेकर बैठे हैं। अरे ऐसे थप्पड़ तो मैं कहीं खा चुकी हूँ, वो भी मुंह पर नहीं रूह पर। वो कहते हुए देख के हंस पड़ी। यह सुनकर अहमद कुछ पल के लिए कुछ ना बोल पाया। पहली बार इस लड़की ने अपने अंदर का भेद उस पर जाहिर किया था। देखो तौबा, ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, बस खुद को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। तुम भी खुद को मजबूत करो। वो इसको सब्र की नसीहत कर रहा था, जो उससे सब्र तक करने की ताकत छीन चुका था। मजबूत ही क्या, खुद को यहाँ तक पहुँची हूँ। मजबूत ही किया था खुद को, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना कभी टूट कर बिखर जाती जब मेरे बाप ने मेरी पाँच माँ को अपनी अय्याशियों की खातिर छोड़ दिया था। कहते हुए उसकी आवाज़ नम हो गई थी। तो थोड़ा और कर लो खुद को मजबूत, मत जाओ यहाँ से। वो भी उसी बात पर आ गया था। मैं फैसला कर चुकी है, अब कोई भी मुझे फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। और आप क्यों रोकना चाहते हैं हमें। हालांकि आपको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए जिससे आप इतनी नफरत करते हैं। इसकी शक्ल अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बाकी बात सुनकर उसका शर्मसारी से सर झुक गया था। वो अब इसको क्या पता था कि उसकी नफरत को तो उसकी मोहब्बत ने पहले ही अपनी मोहब्बत की कच्ची से मोहब्बत में तब्दील कर दिया है। अब तो वो बस नफरत का खाली कशकोल लिए फिर रहा है, जिसमें सारी जमा पूंजी उसकी मोहब्बत ने छीन ली है, जिसको खाली हाथ छोड़ दिया गया है।
तुम गलत सोच रही हो तुबा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस तुम्हारी बदज़ुबानी की वजह से थोड़ा तंग था मैं। वो अपनी सफाई पेश करने लगा। क्या मेरी ज़ुबान की वजह से तंग थे आप? आपको मेरी ज़ुबान नज़र आ गई, दूसरों की गई हमारे साथ ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आई? अगर मैं अपनी बहनों के आगे ढाल ना बनती ना, तो आप सब मिलकर मुझे और मेरी बहनों को जीने ना देते। वो गुस्से से बोली थी। अहमद होकर रह गया था। वो आटा फ्रिज में रखकर किचन से निकल गई। वो वहीं खड़ा रह गया। नूर ज़ैनब उठ जाओ, सुबह हो गई है और उठकर नमाज़ पढ़ो। तुबा कमरे में आकर नूर और ज़ैनब को जगाती है और साथ साथ कुछ चीज़ें पैक करने लगती है। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। वो अहमद की बातों से उलझ गई थी। वो क्यों उसे रोकने के लिए फोर्स कर रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों वो इसके सामने अब आज खुद पर इख्तियार खो बैठी थी। वो अपने अंदर की तकलीफ का भेद उसे दे आई थी। आज इतनी सुबह सुबह नूर बिस्तर पर लेटे बोली, उसका अभी उठने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने रात को तुम दोनों को कहा था ना कि सुबह हमें जल्दी निकलना है, फिर तुम दोनों पर सुस्ती चढ़ी है। अम्मी से नहीं मिलना क्या? जी आपी क्यों नहीं? दोनों माँ के नाम पर जल्दी से उठ गई थी। चलो शाबाश, पहले नमाज पढ़ो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो बिल्कुल माँ की तरह अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती थी। उन्हें माँ बाप के होते हुए अब माँ बाप दोनों बनकर पाला था, ताकि उन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो। वो एक माँ की तरह ही दुनिया की हर सर्द गर्म हवा से बचाया था। वो सब कुछ समेट कर किचन में नाश्ता बनाने आई थी। जाते हुए वो यही दुआ करते गई थी कि कहीं अहमद उसे कहीं पर ना मिल जाए। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। किचन में जाकर जल्दी जल्दी वो नाश्ता बनाने लगती है। वो बिन कमरे में ले आती है। तब तक नूर और ज़ैनब नमाज़ पढ़ चुकी होती है। वो भी ना नाश्ता करने लगी। नूर बर्तन जाकर किचन में रखो, मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। नाश्ते के बाद नूर तोबा से कहकर अपने और नूर ज़ैनब के कपड़े इस्त्री करने लगती है। थोड़ी देर में वो तीनों तैयार हो गई और अपनी सारी पैकिंग भी कर ली थी। चलो नूर ज़ैनी सब ने से मिलने चलते हैं। वो लाउंज की तरफ जाती है, जहाँ पर छुट्टी की वजह से सब घर पर ही थे और इकट्ठे बैठे थे। अहमद भी बैठा फ़ोन पर लगा था। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू जी, तोबा ने जाते ही सलाम किया था। अहमद ने एक नज़र उसे देखा था, जाना ना जाने क्यों उसे वो बहुत बिखरी बिखरी सी लगी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटियाँ? क्या लहजे में हमेशा की तरह बशाशत थी। जी ताया अब्बू ठीक है, हम अब आप लोगों से मिलने आए हैं। सबकी नज़रें उन पर थीं। बैठो बेटा, मेरी बात सुनो। तरबरेज़ मिर्ज़ा ने बैठने का इशारा किया तो वरना चाहते हुए भी बैठ जाती। बेटा, अगर हम सब में किसी ने से भी तुम तीनों के साथ अनजाने में कुछ गलत किया तो माफ़ कर देना। बेटा जानना चाहती हो तो जाओ बेटा, इजाज़त है, पर बेटा दिल को हम सब की तरफ से साफ़ करके जाना, ताकि तुम लोगों के बाद और हमारे दिल से भी बोझ उतर जाए। तबरेज़ मिर्ज़ा आखिर में विदा हो गया। प्लीज़ ताया अब्बू जी ऐसा मत कहें, हमें आपसे हो या किसी और से कोई शिकायत नहीं। वो तज़ब्ब से बोली थी। फिर क्यों यहाँ से जाना चाहती हो? तबरेज़ मिर्ज़ा ने फिर वही सवाल किया। क्योंकि हम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं ताया अब्बू जी, और यहाँ पर हमारी माँ नहीं आ सकती, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। वो ज़ब्त की इंतहा पर थी। ठीक है बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, मेरी यही दुआ है। उन्होंने मोहब्बत से कहा। तोबा पुरसुकून हो गई कि उन्होंने उसे और मुश्किल में नहीं डाला। ताई अम्मी, वो अब उनके पास आई थी। फ़रत बेगम ने उठकर जाना चाहा, पर वो इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं आज आपसे अपनी की गई तमाम तलख़ कलामियों सारी बदतमीज़ियों की माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे अब एक बेटी समझकर माफ़ कर दें। वो फ़रत बेगम का हाथ पकड़े शर्मसारी से बोली। अचानक पता नहीं फ़रत बेगम को क्या हुआ, वो उसको गले लगाकर रो पड़ी। सब धक से रह गए मंजिल की बदलने पर। तुम भी मुझे माफ़ कर दो तुबा, वो भी उसका हाथ पकड़े बोली थी। तो नूर ज़ैनब को भी गले लगा लिया था। अहमद हैरत से सब कुछ देख रहा था। मत जाओ तुबा यहाँ से, ये घर तुम लोगों का भी है। किसी को अपने कान पे यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात में ये तब्दीली कैसे आ गई। प्लीज़ ताई अम्मी मत रोके, मैं नहीं रुक पाऊंगी। बहुत वक्त आप सबके साथ गुजारा है, अब कुछ वक्त हम अपनी बूढ़ी माँ के साथ भी गुजारना चाहते हैं। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। ठीक है बेटा, पर यहाँ पर आती रहना, और ये घर भी तुम्हारा है। मुझे अपनी ज़ातियों का एहसास हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं तुम बहनों के साथ। उनके लहजे में पछतावा था। तुबा ने फ़राख दिली से माफ़ कर दिया। फिर वो तीनों बारी बारी सबसे मिली। अहमद हैरान था। इस लड़की ने कितनों को रुला दिया था कि एक वही रह गया था जिससे कब से खुद पर काबू पाया हुआ था। बेटा अकेले कैसे जाओगी? अहमद है, वो छोड़ देगा तुम तीनों को। तबरेज़ मिर्ज़ा बोले थे। नहीं ताया अबू, हम चले जाएंगे। उसने मना कर दिया। अहमद को जी भर कर इस पर गुस्सा आया। बेटा आखिरी बात तो मान लो, वो सारी अपनी ही माननी है तुमने। उन्होंने इतने मान से कहा कि वो चाहकर भी मना ना कर दे पाई। फिर वो तीनों अहमद के साथ गाड़ी में बैठ गई और सबको अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग के पास रुकी। यही है बिल्डिंग? अहमद ने पूछा। जी यही है। चलो नूर ज़ैनी उतरो, घर आ गया है। वो जल्दी से चाबियाँ निकालते लगती है। चाहती थी तुम लोगों के पास कब आएंगी? अहमद ने सीट बेल्ट उतारते हुए पूछा। वो कुछ दिनों तक आ जाएंगी मामू, छोड़ कर जाएंगे, वो कहकर गाड़ी से उतर आती है।
नूर ये लो चाबी, दरवाज़ा खोलो, मैं और ज़ैनी सामान लेकर आते हैं। वो नूर को कहकर सामान निकालने लगती है। अहमद भी उनकी मदद करवाता है। ज़ैनी ये छोटा बैग लेकर चलो, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। जी आप ही, वो कहकर बैग उठाकर चली जाती है। वो शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तुबा गाड़ी से सामान निकलवा कर जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है। तुबा लहजे में वाजिया तरफ थी। कुछ पल के लिए वो पत्थर की हो गई। जी बोले, वो खुद को नॉर्मल करके बोली थी, क्या जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें ऐसे छोड़कर जाया जाता है? वो उसकी आँखों में देखकर बोलता हुआ उसे हैरान कर गया था। क्या मतलब है आपकी बात का? वो समझ ही नहीं थी उसकी बात का मतलब ये कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको ऐसे छोड़कर जाते हैं। वो फिर उसी लहजे में बोला था। क्या मतलब? कौन-सी मोहब्बत? साफ-साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो उसे छोड़ रही थी। साफ-साफ ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वो कहता हुआ उसे सख्त कर गया था। ये किसने कहा आपसे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? वो अंदर तक डर गई थी। ये बात उस जिस्म जान को कैसे पता चल गई थी? बस पता चल गया है। तुम ये बताओ, क्या ये सच है? क्या तुम वाक़ई में? नहीं, ये झूठ है। आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। अभी उसके अल्फ़ाज़ मुँह में ही थे कि वो फ़ौरन से बोल पड़ी थी। अच्छा, अगर ये झूठ है तो मेरी तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही थी? वो क्या सुनना चाहता था? वो समझ नहीं पा रही थी। कौन-सी तस्वीर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, वो तरफ को बोली थी। वही मेरी बचपन की तस्वीर जो तुमने अब तक सँभाल कर रखी है। वो ये सुनकर उसे चुप लग गई। आखिर को उसको मालूम हो ही गया था। बताओ चुप क्यों हो? वो फिर उसे चुप देखकर बोला था। वो आज उसके मुँह से इतराफ़ सुनना चाहता था। हाँ, की थी मैंने आपसे मोहब्बत, बहुत की थी, खुद से भी बढ़कर की थी, मगर अब नहीं करती अहमद ज़ुबैर, अब नहीं करती। मैं आपके घर में ही आपकी मोहब्बत को दफ़नाकर वहीं पर फ़ातिहा पढ़ाई आई हूँ। अब कोई मोहब्बत नहीं है मेरे दिल में आपकी। आप ये खुशफ़हमी अपने दिल से निकाल दें। मैं अब भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो चीख पड़ी थी। साख़त होने की बारी अब उसकी थी। तुम झूठ कह रही हो तुबा, तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। वो मानने को तैयार ना थी। यही सच है अहमद ज़ुबैर, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही अब कभी करूँगी। नफ़रत है मुझे आपसे, आपके वजूद से, उसने सख्त लहजे में कहा। अहमद के दिल में एक ठेस सी उठी थी। वो कहकर जाने लगी थी कि वो फिर आगे आ गया था। तुबा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिल इतना पत्थर तो ना था। वो बेयकीनी से बोलता है। वो सुनना सुनना क्या चाहता था, वो बोल क्या रही थी? पहले आपका दिल पत्थर का था मेरे लिए अहमद ज़ुबैर, अब मेरा हो गया है। पहले आपको नफ़रत थी मुझसे, अब मुझे हो गई है साहब बराबर। वो कहकर उसे साकत छोड़कर बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई थी। पीछे उसकी आंख से एक आंसू निकलकर मिट्टी में जज़ब हो गया। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया था, ना उसके पीछे जाना चाहता था। घर बहुत खूबसूरत था। नूर और ज़ैनब खुश हो गई थी। वो आज तक सिर्फ एक कमरे में ही रही थी, अब पूरा घर उनका था। उनके तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। तुबा को अंदर आता देखकर नूर बोली थी, हाँ, वहाँ सामान निकलवाने में थोड़ा टाइम लग गया। वो कहीं और ही खोई हुई थी। बेध्यानी में कहकर कमरे की जानब बढ़ गई। आपी, घर बहुत प्यारा है। थैंक यू आपी, हमें इतना प्यारा घर देने के लिए। नूर और ज़ैनब दोनों पीछे आकर उसके गले लग गई थी। अभी मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, तुम दोनों ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा करके सामान सेट करो, मैं थोड़ी देर में आराम कर लूँ। वो उसकी खुशी को नज़रअंदाज कर गई थी। ठीक है आपी। दोनों चुपचाप कमरे से चली गई। पीछे उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर बैठी चली गई। दिल धारे मार मार कर रो पड़ा था। वो ये क्या कर आई थी? वो इतनी पत्थर की हो गई थी? उसने तो इस इश्क की इंतहा तक मोहब्बत की थी, फिर वो क्यों उसे अब इस तरह पत्थर का कर आई थी? बेबसी ही बेबसी थी। उसने ऐसा तो नहीं चाहता, पर वो ऐसा कर आई थी। उसने आज साफ उसकी आंखों में वही मोहब्बत देखी थी जिसकी उसने हमेशा तमन्ना तमन्ना की थी। फिर अब क्यों वो इसकी मोहब्बत को फरामोश कर बैठी थी? क्यों इजहार मोहब्बत के साथ इजहार नफरत भी कर आई थी? जबकि नफरत का तो कोई जज्बा था ही नहीं उसके दिल में। वो तो हमेशा से उसकी मोहब्बत करती आई थी। वो अब कर भी क्या कर रही थी? मगर वो डर गई थी कि कहीं वो उसकी मोहब्बत को रुसवा ना कर दे, कहीं वो उसकी मोहब्बत के हाथों जलील ना कर दे। इसी वजह से वो हकीकत पर नफरत और गलतफहमी की मोड़ लगा आई थी। वो घुटनों में सर दिए सिसकियों से रो पड़ी थी। उसका अंग अंग बैन कर रहा था। कुछ देर रोने के बाद वो पुरसुकून हुई तो कमरे से निकल आई। नूर और ज़ैनब उसके कहने के मुताबिक सामान निकाल कर सेट कर रही थी। उसे टूटकर अपनी मासूम बहनों पर प्यार आया था। पता चला मेरी दोनों छोटियां गुड़ियों ने तो आधा सामान सेट कर लिया। वो कहते हुए खुशी से उनके जानब आई थी। जी आप ही, हमने कहा आप थकी हुई हैं, हम अकेले ही कर लेती हैं। ज़ैनब ने मासूमियत से कहा, इधर आओ मेरे पास। उसने हाथ फैलाकर दोनों को बुलाया। नूर और ज़ैनब सब कुछ छोड़कर भागकर उसके गले लगी। एक मनता जैसा सुकून था जो इन दोनों को अपनी बड़ी बहन में मिलता था। वो हमेशा उसके हिस्से का हर दुख हर तकलीफ खुद सहती आई थी, मगर इन पर आज तक ना आने देती थी। अभी हम बहुत खुश हैं, नूर ने गले लगे कहा था। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी नन्ही सी पड़ियों को खुश देखकर। उसने मोहब्बत से दोनों का माथा चुमा था। चलो अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, बाकी मैं कर लेती हूँ। उसने दोनों को खुद से
अलग करते हुए कहा था, ठीक है आफ़ी, वैसे भी वो नींद आ रही है। नूर सुस्ती से कहकर लेट जाती है। तोबा सब कुछ बैगों से चीज़ें निकाल कर सेट कर रही होती है। सबसे पहले उसने किचन का रुख किया था क्योंकि उसको दोपहर का खाना भी घर में ही बनाना था। किचन काफ़ी वसी और खूबसूरत था। उसने काफ़ी सारे घर का जायज़ा लिया। उसको ये काफ़ी पसंद आया था। अपना सारा सामान वो इस घर से ले आई थी जो उसकी माँ के जहेज़ का था, बस सेट करना था। वो दुपट्टा उतार कर काम शुरू कर देती है। नूर और ज़ैनब कमरे में जाकर सो गई थी। क्या बात है बेगम, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? तबरेज़ मिर्ज़ा ने फ़रत बेगम को यूं गुमसुम बैठा देखकर कहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्होंने टालना चाहा। क्या मतलब बस ऐसे ही? कोई वजह बिला वजह गुमसुम तो नहीं होता। बताओ क्या बात है? उन्होंने एक नरम लहजे में कहा। पता नहीं, दिल पर एक बोझ सा है जो पूरे वजूद को अपने नीचे दबोच रहा है। लहजे में अफसुदगी थी। क्या बात है? खुलकर बताओ, क्या कहना चाहती है? वो समझ नहीं पा रहे थे। जब से वो तीनों इस घर से गई हैं, तब से पता नहीं क्यों बेसुकूनी से न जाने क्यों रह रहकर अपनी ज़ातियों खताओं का एहसास हो रहा है। कहते हुए फ़रत बेगम की आवाज़ भर आई थी। इन तीनों को गया हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ये सुनकर तबरेज़ मिर्ज़ा भी सर झुका गए। उन्हें भी अपनी बीवी की इस तरह अपना आप मुजरिम लग रहा था। क्यों वो घर के मामलात से इतना बेखबर हो गए थे कि हालात यहाँ तक आ पहुँचे। मुझे खुशी है बेगम कि तुम्हें देर से सही पर अपनी ज़्यादतियों का एहसास हो गया। अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगा। मैं भी तुम्हारे साथ बराबर का मुजरिम हूँ इन बच्चियों का। क्यों मैं इतना बेखबर हो गया? क्यों मैं पैसा कमाने में इतना मसरूफ़ हो गया कि घर में 3 अमानत बच्चियों को ही भूल गया। न जाने कहाँ से उनकी आँखों से बह रहे थे। आप खुद को इल्ज़ाम मत दें तबरेज़ साहब, सारा कसूर तो मेरा है। मैं ही इन बेचारियों को जीने नहीं देती थी। हर वक़्त उन्हें ताने देती और कोसती रहती थी। वो तबरेज़ मिर्ज़ा का हाथ थामे उन्हें हौसला दे रही थी। इतने ही फ़रत बेगम नहीं, सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूँ इन बच्चियों का, जो ना उनके ज़ालिम बाप को अपनी आवाज़ बीवी को तलाक देने से रोक पा रहा था, ना दूसरी शादी करके बरूनी मुल्क जाने से, और ना ही उनको रोक पाया। वो दहाड़े मार मार कर रो पड़े। फ़रत बेगम की आंखें भर आई थीं। दोनों की पछतावों ने जकड़ लिया। आप ऐसा मत कहें तबरेज़ साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब हम भी अपनी खताओं का कफ़ारा कर सकते हैं। उन्होंने भीगी आंखों से फ़रत बेगम की तरफ देखा। क्या मतलब? कैसे अदा कर सकते हैं? अब तो वो चली गई है हमेशा के लिए ये घर छोड़कर। तो क्या हुआ? हम दोबारा उनको इस घर में ले आएंगे? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही। वो उलझ कर रहे। मतलब हम तुबा को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे? उन्होंने पुरजोश लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे इतने बुरे और अजियतनाक रवैये के बाद इस घर में दोबारा कदम रखेंगी? हाँ रखेंगी, ज़रूर रखेंगी। कि उसको इसकी मोहब्बत मजबूर कर देगी? फ़रत बेगम ने दावे से कहा। तबरेज़ मिर्ज़ा को अपनी बीवी की ज़हनी हालत पर शक हुआ था। तुम क्या कह रही हो? कौन सी मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? इस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो तुबा अहमद से करती है। फ़रत बेगम ने तबरेज़ मिर्ज़ा के सर पर बम फोड़ा था। तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम ये सब अपने इतने दावे से कैसे कह सकती हो? उन्होंने कुछ देर बाद उस जो हवास में आने के बाद पूछा। आपको क्या लगता है एक माँ की औलाद से कोई मोहब्बत करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा? ये बात मैं अब से नहीं तब से जानती हूँ जब से अहमद के नाम पर मैंने तुबा के चेहरे के बदलते रंग देखे थे। वो बाकदार और बाहया लड़की थी, इसलिए कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया था। ना ही अहमद को कभी अपनी किसी अदा से लुभाने की कोशिश की थी। वो बस चुपचाप उससे खामोशी से करती रही बगैर किसी सिले के। इसलिए अब मैं इसको बहू बनाना चाहती हूँ। वो ज़ुबान की तेज़ मेरी ज़्यादतियों की वजह से हुई है, वरना इससे अच्छी और बाकरदार लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। वो अपनी रो में कहती हुई तबरेज़ मिर्ज़ा को हैरान कर गई थी। ये बात अहमद जानता है। उन्हें सुनकर खुशी हुई थी कि फ़रत बेगम तुबा को बहू बनाना चाहती है, मगर अहमद का सोच कर डर गए थे क्योंकि अहमद का रवैया तुबा के साथ किसी से ढका छुपा नहीं था। नहीं, मगर मैं अब उसको बता दूंगी और कह दूंगी कि सिर्फ तुबा ही इस घर की बहू बनकर आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। सूफिया आ जाएगी तो बाकायदा रिश्ता के लिए जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फ़रत बेगम, पहले इस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की है तुमने और अब बेटे की करने जा रही हो। ज़रा तहम्मुल से लो, काम लो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। मैं भी तुबा को बहू बनाने पर राज़ी हूँ, मगर अहमद की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। वह तहम्मुल से सारी बात समझा गए थे। ठीक है तबरेज़ साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। कहकर वो थोड़ी पुरसुकून हो गई। उसके दिल से बोझ सरकने लगा था। बस उसकी ये दुआ थी कि अहमद भी वही एहसास तुबा के लिए रखता हो जो तुबा के उसके लिए रखती है। अम्मी आप ही ये चॉकलेट्स भी रख लें। ज़ैनब ने भागकर ट्राली में चॉकलेट का डब्बा रख दिया था। ज़ैनी बस कर दो, और कितनी चीज़ें लोगी? तुबा तब कर बोली थी। तुबा नूर और ज़ैनब को लेकर स्टोर आई हुई थी कुछ राशन की चीज़ें खरीदने के लिए। आज शाम में उसकी अम्मी भी आने वाली थी। तीनों खुशी से राशन खरीद रही थी। तुबा के पास कुछ सेविंग पड़ी थी जो उसने घर का और किचन का बुनियादी सामान लेकर और कुछ महीना गुजारने के लिए बचा कर रख ली थी। इसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। जाने हुए वो दोनों को गाड़ी पर स्कूल छोड़ जाती है और स्कूल की छुट्टी के टाइम वो ऑफिस से आधा घंटे की छुट्टी लेकर उन्हें घर छोड़कर वापस ऑफिस आ जाती थी। चलो बस अब बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। तुबा ने एक नज़र लिस्ट पर देखते हुए कहा, जिस पर सबसे
से जिसमें सब चीज़ें ले ली थी। ठीक है चले आप ही। नूर और ज़ैनब चल पड़ी, फिर तीनों सारा सामान ऑटो में रख कर घर आ गई। घर आकर तो बस ने सीधा किचन का रुख किया, राशन को अपनी जगह पर सेट करके खाने की तैयारी में लग गई। नूर, चंदा क्या कर रही हो? उसने किचन से नूर को आवाज़ आई। आप ही कुछ नहीं, चॉकलेट खा रही हूँ। अच्छा इधर आओ, फिर बात सुनो। उसने टमाटर प्याज निकालते हुए कहा। जी आप ही का काम है। नूर किचन में आ गई। चंदा ये टमाटर और प्याज काट दो, मैं तब तक दूसरे काम कर लूँगा। उसे पकड़ाकर खुद में काम में लगी। ठीक है आप ही। नूर टमाटर प्याज उठाकर लाउंज काटने के लिए लाउंज में ले आई। काम करते हुए तुबा का फ़ोन बजने लगा तो वो हाथ साफ करके जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। स्क्रीन पर मामू लिखा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम बेटा, मुझे घर का एड्रेस बता दो। जी मामू जी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। फ़ौरन कॉल काट कर एड्रेस सेंड कर देती है। हाथ उसने जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर दिया ताकि उनके आने तक खाना तैयार हो जाए। नूर जल्दी लाओ मसाला काट कर और यहाँ आकर मेरी थोड़ी मदद करवा दो। वो नूर को आवाज़ देती लगाती है ताकि उसको साथ लगा कर काम जल्दी निपटा ले। बताओ कैसा लगता है जब कोई आपकी मोहब्बत आपके मुंह पर दे मारे, आपका खलूस अपने पाँव तले रोंद है, जब कोई आपको बीच राह में छोड़ दे, आपसे सारे ताल्लुक तोड़ दे। बताओ कैसा लगता है जब कोई आपको अजियत देकर जिंदा रखे, ना जीने दे ना मरने दे। जब ना कोई आपको अपना बनाए, ना किसी और का होने दे, आपकी सांसें कैद कर ले, ना चीखने ना चलाने दे। बताओ कैसा लगता है जब कोई आपकी रूह खींच ले, फिर ना आपको आसमान पर जाने दे ना ज़मीन पर आने दे, बस हवा में मुअल्लक रहने दे। बताओ कैसा लगता है। वो अभी अभी ऑफिस से आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया था। फरहत बेगम को थोड़ी हैरत हुई थी क्योंकि वो इनसे मिले बगैर अपने कभी कमरे में नहीं जाता था, मगर आज खैर वो खुद को तसल्ली देती, उसके लिए खाना लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी जाती है। वो बेड पर सर हाथों में गहराए बैठा था जब फरहत बेगम भी पास आकर बैठ जाती है और खाना मेज़ पर रख दिया। बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो। वो ममता की मिठास लिया बोली थी। नहीं अम्मी जी, बस में थोड़ा दर्द है और कुछ नहीं। वो चाहकर भी असल बात नहीं बता पाया। तो बेटा मुझे बताते ना, तुम तो सीधा कमरे में आ गए। अभी भी मैं ना आती तो मुझे पता ही ना चलता ना। अच्छा ऐसा करो, पहले खाना खा लो, फिर मैं टैबलेट ला कर देती हूँ, साथ में चाय भी बना दूंगी। उसके बाद तुम आराम कर लेना, सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो उसके सर पर मोहब्बत से प्यार हाथ फेरती हुई बोली। जी अम्मी जी ठीक है। वो ताबेदारी से खाना खाने लगा क्योंकि ऑफिस में भी उसने कुछ नहीं खाया था। अब उसको भूख महसूस हो रही थी। ठीक है तुम खाना खाओ, मैं टैबलेट और चाय लेकर आती हूँ, वो कहकर कमरे से निकल गई। खाना खाते हुए न जाने क्यों उसको नवाला हलक में अटकते महसूस हो रहे थे। उसे भूख लगी थी मगर दिल था कि अभी भी खाने को नहीं चाह रहा था। वो मुश्किल से खा और थोड़ा सा खाना खाकर अपने हाथ हटा लेता है। पूरा वजूद उसका अनचाही आग में जल रहा था। वो बैठ के ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ जाता है। वो अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। वो बार बार उसके आवाज़ों पर सवार हो रही थी। वो अपने साथ उसका सलूक चेन सलूक चैन बेचैन कर रहा था। वो जब से यहाँ से गई थी तब से एक पल के लिए भी उसको सुकून मैसर नहीं आता। दिल चीर देने वाली बातें बार बार उसके जहन में हथौड़ों की मारने लग रही थी। वो उसकी मोहब्बत यहीं पर दफना गई थी, ये सोच सी उसे सुहाने रूह लग रही थी। वो सच में सारे हिसाब बराबर कर गई थी। उसकी शोर बरपा नफरत उसकी खामोश मोहब्बत के आगे हार गई थी। वो भी हार गया था। उसके दिल में अजीब सी दर्द की लहर उठी थी। वो कुछ सोचकर जल्दी से बेड से उतरकर बाहर को जाता है। उसका रुख तुबा और उसकी बहनों के मुश्तरका कमरे की तरफ जाता है। बाहर से ही दरवाजे पर कुंडी लगी थी। वो खोलकर अंदर चला जाता है। कमरे में दाखिल होते ही तुबा के परफ्यूम की खुशबू उसके नथनों से टकराती है। वो खुशबू जिससे उसको शायद नफरत थी, अब वो वही खुशबू उसको दुनिया की सबसे दिलफरेब खुशबू लग रही थी। वो खुशबू अपने अंदर समाने लगता है। वो पूरे कमरे का जायजा लेने लगता है। वो पूरा कमरा साफ करके गई थी ताकि किसी नए रहायशी को किसी किस्म की गंदगी महसूस ना हो। कमरे की बरानगी देख उसका दिल डूबने लगा। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे कुछ पड़े हुए कागज़ के टुकड़ों पर पड़ी। हुई झुककर इन टुकड़ों को आपस में मिलाता है तो साखत रह जाता है। वो उसकी तस्वीर थी, बचपन की तस्वीर। मतलब उसने सच कहा था। वो सच में उसकी नफरत यहीं उस घर में दफन कर गई थी। उसका दिल दर्द से फटने के करीब था। वो सच में हिसाब बराबर कर गई थी। जो तमाचे वो उसकी रूह पर अपनी नफरत से मारता आया था, आज वही तमाचे वो इसके मुंह पर मार गई थी। वो मजबूत मर्द जो कभी ना झुका था, ना ही कभी झुकना सीखा था, जैसे अपनी ज़ात पर बड़ा गरूर था, आज एक औरत की मोहब्बत उसे झुका गई थी और ऐसा झुकाया था कि कभी वो सर उठाकर जी ना पाया था। वो वहीं धारे मार मार कर रो पड़ा। उसकी नफरत ने उसको मुंह के बल आसमान से ज़मीन पर गिराया था। वो टूट कर बिखर गया था। उसे अपनी खताओं के अजाले का मौका भी ना दिया गया था, बस सज़ा सुना दी गई थी। अहमद बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अचानक कमरे में फरहत बेगम आ गई। अहमद को ऐसी उजरी हालत में देख कर तरफ की और सवालों की बौछार कर दी। नहीं अम्मी जान, मैं ठीक नहीं हूँ मैं, वो बच्चों की तरह रोते हुए बोला। फरहत बेगम ने बेख्तियार दिल पर हाथ रख बेटे की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से इसको फरिश उठाकर बेड पर उठाती है। बेटा कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? वो इसकी भरी हुई आंखें देखकर ममता की
طرف لیے بولی۔ ممی وہ سارے حساب برابر کر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے۔ واضح اس نے سچ کہا تھا امی، وہ میری محبت کو اس گھر میں دفنا گئی۔ یہ دیکھیں، وہ دکھ سے چور لہجے میں کہتا ہوا تصویر کے ٹکڑے فرحت بیگم کے آگے کر دیتا ہے۔ وہ بھی یہ دیکھ کر ساکت رہ جاتی ہے، مگر خود پر قابو پا گئی۔ دیکھو بیٹا، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ محبتیں اتنی جلدی دل سے تھوڑی نکلتی ہیں۔ اور محبت بھی وہ جو بچپن سے کسی کی ہو۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر کب کر گیا۔ امی، آپ کو کیسے پتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اس نے آنکھوں میں حیرانی کے لیے پوچھا۔ بیٹا، میں جانتی تھی، میں یہ بات اب سے نہیں، بہت پہلے سے جانتی تھی۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کہہ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں ہمیشہ میرے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا کی؟ کیوں ہمیشہ اس کے ساتھ آپ نے اتنا برا رویہ رکھا؟ کیوں امی؟ بتائیے کیوں امی؟ کیونکہ آپ کو اس سے اتنی نفرت تھی کہ اس کی محبت کے ہاتھوں میں ہی اسے ذلیل کروایا۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ فرحت بیگم اپنے بیٹے کی یہ دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر ودا ہو گئی۔ مطلب مفاقات عمل آ گیا تھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں بہت بری ہے۔ اس نے محض ایک گھر کے حصے کی خاطر خود کو گرا لیا تھا۔ اس کے دل میں کیا تمہاری محبت جان کر ہی تمہیں اس کے خلاف کیا تھا کہ کہیں تمہیں اس سے محبت کی کشش اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ جب اس نے یہ گھر چھوڑنے کی بات کی اور اپنا حصہ بھی معاف کر دیا تھا، مجھے احساس ہوا کہ وہ تو سب کچھ کھو کر بھی سب پا گئی تھی۔ میں تو بے مقصد ہی ان معصوموں سے جنگ کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنے باپ کی وجہ سے اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ وہ میری وجہ سے یہ گھر یہ چھت چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ ناحق زیادتی مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ احمد ساکت وجود لیے تلخ حقائق سن رہا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت دکھ ہوا تھا۔ کیوں وہ ایک حصے کی خاطر اس قدر گر گئی تھی؟ دونوں نے مل کر اس کی ذات کو رون ڈالا تھا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں بند اجڑ گیا ہے اپنی نفرت سمیت۔ اب ڈرتی تھی نا کہ اس کی محبت کہیں مجھے اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ تو آج آپ کا خدشہ سچ ہو گیا امی۔ اس کی محبت نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر میری نفرت کا گلا گھونٹ دیا، میری نفرت کے ساتھ مجھے بھی مار دیا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو مار دے۔ اب بچا ہی کیا تھا اس کے پاس سوائے خسارے کے؟ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو۔ تمہاری ماں آگے ہی بہت پچھتاوے میں گری ہے۔ اسے اور مت دکھ دو۔ میں نے بہت کچھ خراب کیا ہے نا، اب میں ہی سب ٹھیک کروں گی، بس تم میرا ساتھ دینا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ آج تک جو آپ نے چاہا وہی کیا میں نے۔ اب اور آپ کا زیادتیوں میں ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ تلخ ہو گیا تھا۔ بیٹا، تم غلط سوچ رہے ہو۔ میں تو اپنی خطاؤں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم دونوں ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں۔ وہ آنسوؤں کو ضبط کیے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ بیٹا، میں طوبہ کو اس گھر میں بہو بنا کر لانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہی اسے جانے پر مجبور کر دیا تھا نا، اب میں ہی طوبہ کو اس گھر کی بہو بنا کر لانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہی اسے جانے پر مجبور کیا تھا نا، اب میں ہی اسے واپس اس گھر میں آنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے اتنی اذیت دینے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں اب وہ میرا وجود بھی برداشت نہیں کرتی؟ کیا ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر مان جائے گی؟ وہ صاف لفظوں میں مجھ سے محبت کا اظہار کر چکی ہے، ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس نے تصویر کے ٹکڑے پر اشارہ کیا۔ بیٹا، تمہیں کیا لگتا ہے محبت اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی تم اس سے نفرت کرتے آئے، اسے بلا وجہ اذیت دیتے آئے، تب اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اب کیسے آ سکتا ہے؟ مگر میں کیسے مان لوں کہ وہ مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہے؟ امی، میں اس کے تلخ الفاظوں اور ان کے ٹکڑوں کو نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں سے الجھ گیا تھا۔ ایک بات کہوں بیٹا، جیسے اس کی محبت نے تمہاری نفرت کو مٹا دیا نا، اسی طرح تم اس کے دل سے اپنی محبت سے اس نفرت کو مٹا دو جو تمہارے تلخ کلامی اور رویے سے پیدا ہوئی ہے۔ اور ان سب میں تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے بیٹا، ہر قدم پر کھڑی رہے گی۔ بس تم اپنی ماں کو اس دل سے معاف کر دو۔ تمہاری ماں بھٹک گئی تھی بیٹا۔ آخر میں فرحت بیگم نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ وہ انہیں سخت روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا اور آپ نے اس سے جاتے ہوئے معافی مانگ لی، بس یہی بہت ہے، آگے میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ جلدی سے ان کے ہاتھ کھول کر چوم لیتا ہے۔ فرحت بیگم نے آنسو اس کی شرٹ بھگونے لگتے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ اس کی الجھنیں سلجھ گئی تھی۔ اب جو کرنا تھا اس کو وہی کرنا تھا۔ وہ تو بس اپنی چپ چاپ محبت قربان کر گئی تھی، مگر وہ ایسا نہیں تھا، نہ ہی اتنا اعلیٰ ظرف تھا۔ اب اسے اس کی خاطر اس سے لڑنا تھا۔ دنیا داری میں پڑھ کر ایک فائدہ ہوا مجھ کو۔ وہ شخص کچھ پل کے لیے بھول جاتا ہے مجھ کو، اب وہ یاد بھی آئے تو تنہائی میں
اس کی یادیں اب یوں سرعام تماشا نہیں بناتی مجھ کو، جاتے ہوئے کہا تھا اس نے کبھی یاد نہیں کرنا مجھ کو، بس یہی ایک بات اس کی جو ہمیشہ بھول جاتی ہوں ہے مجھے کو، نہ جانے کیوں وہ نکل نہیں پاتا میرے ذہن سے، جو جس راہ پر بھی چلوں ہر راستہ اس کی طرف لاتا ہے مجھ کو، چھوڑتے ہوئے کہا تھا اس نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھنا مجھ کو، بس پھر اسی وجہ سے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا اس کو، وہ ایک عمر کے بعد ملا تو پوچھ بیٹھا ہم سے، کیا اب بھی یاد کرتے ہو مجھ کو، تو ہم نے مسکرا کر کہا نہیں، ہم نے بھی بھلا دیا تجھ کو، تو سن کر میری بات اس کی آنکھیں بھر گئی، کہا کہ ہم تو اپنا مان بیٹھے تھے تجھ کو۔ باہر کی بیل بجی تھی کیونکہ کچن میں کام کرتی طوبا نور کے ہاتھ پل بھر کر رکے تھے، نور نے ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کی طرف دوڑ لگائی تھی اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ہی صوفیہ بیگم کی ویل چیئر کو پکڑے پیچھے کھڑے بشیر الدین کھڑے تھے، نور کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، اتنے عرصے میں وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، وہ بے قراری سے کس کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی، پیچھے ہی طوبا اور زینب بھی بھاگی بھاگی آ گئی، وہ بھی آنکھوں میں خوشی و غم کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اپنی ماں کے گلے جا لگی، وہ اب بھی ان معصوم بیٹیوں کو اپنے گلے لگائے اپنی برسوں کی پیاس بجھا رہی تھی، بلا آخر کٹن آزمائشوں کے بعد اس ماں کی دعا سن لی گئی تھی، اور اس خوشی کے موقع پر بھی چاروں ماں بیٹیوں کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ بھائی کوئی مجھ سے بھی مل لے، میں بھی آیا ہوں، بشیر الدین ان کے ماموں کو اپنی ماں سے لپٹا دیکھ کر مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا، تو تینوں ہنستے ہوئے اپنے شفیق ماموں کے گلے لگ گئیں، پھر سب اندر آ گئے تو نور اور زینب دونوں ماں کے گلے لگ کر بیٹھ گئی، تو وہ جلدی سے کچن میں جا کر شربت بنا کر لے آئی، سب کو شربت کے گلاس پکڑا کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم نے بڑے غور سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا تھا، حالات کی چکی میں پس کر وہ کیا ہو گئی تھی، رنگ روپ جوانی نزاکت ادائیں کچھ بھی تو نہیں تھا اس میں، چٹان کی مانند لگ رہی تھی وہ ان کو، ان کی خواہشیں خواب سب کچھ، تو وہ یہ زندگی نکل گئی تھی، اب بھی وہ پتھر نہ ہوتی تو کیا ہوتی، انہوں نے دکھ سے سوچا۔ امی جان کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں طوبا صفیہ بیگم کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بیٹیاں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، وہ لہجے میں محبت میں بولی، جی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کتنی بڑی ہو گئی ہے، طوبا بھی شوق انداز میں بولی، تو سب کہکا مار کر ہنس پڑے، اچھا نور میرے ساتھ آؤ مل کر دسترخوان پر کھانا لگاتے ہیں، تو طوبا نور کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیتی ہے، وہ دونوں مل کر کھانا لگاتے ہیں، صفیہ بیگم اور بشیر الدین اور وہ تینوں دسترخوان پر آ کر بیٹھ کھانا کھانے لگتے ہیں، کھانا بہت پرسکون ماحول میں کھایا جاتا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹیوں نے کھانا تو بہت مزے کا بنایا ہے۔ صفیہ بیگم نے اس کھانے کے دوران اپنی بیٹیوں کی تعریف کی تو تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، اچھا بچوں اب میں چلتا ہوں، بس تم لوگوں کی ماں کو چھوڑنے آیا تھا، بشیر الدین کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولے، تو چاروں ماں بیٹیاں منہ کھولے حیران ہو گئے، ماموں جی آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں، کچھ دن تو رہیں گے یا نہیں، ابھی تو آئے ہیں آپ، تو بولی تھی، بیٹا میں ضرور رکتا اپنی بیٹیوں کے پاس، مگر تم لوگوں کی ممانیوں نانی گھر میں اکیلی ہیں اس لیے میں نہیں رک سکتا، اگلی بار ہم سب مل کر تم لوگوں کے گھر آئیں گے، وہ ان کو بلا رہے تھے، پکا وعدہ کریں ماموں جی، چھوٹی امیدیں نہیں دلائیں، نور منہ بناتے ہوئے بولی، بھائی کچھ دن تو رک جاتے، سفر سے تھک ہوئے آئے ہو، صفیہ بیگم بھی ان سے ابھی جانے کے حق میں نہیں تھی، صفیہ میں ضرور رکتا، مگر تم جانتی ہو امی تمہاری بھابھی گھر میں اکیلے گھر میں نہیں سنبھال سکتے، ویسے بھی اب طوبا نے ماشاءاللہ سے الگ گھر لے لیا ہے تو اب تو آنا جانا لگا رہے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیا بھائی جان جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، پھر سب کو وہ خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، پیچھے سب کے دل اداس ہو گئے، مگر اپنی ماں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بہار آ گئی، امی جی آپ آرام کر لیں، تھکی ہوئی ہیں، طوبا دسترخوان سے برتن سمیٹتے ہوئے کہتی ہے، میری تھکن تو بیٹا تم نے ہمیشہ ہی اتاری ہے، اب تو یہ ہر طرف آرام و سکون ہی سکون ہے، صفیہ بیگم شیریں لہجے میں بولی، تو طوبا ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی، جیسے وہ سب کچھ پا کر بھی خوش نہ ہو، صفیہ بیگم طوبا کے تاثرات کا بہت غور سے جائزہ لیتی ہے، جہاں انہیں دکھ اور تکلیفوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا تھا، مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، پھر کیوں وہ خوش نہیں تھی، کیوں اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، کیا بات ہے بیٹا تم خوش نہیں ہو، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، اپنی ماں کی بات سن کر طوبا کے کام کرتے ہاتھ رک کر پل بھر کر رکے تھے، نہیں امی جان ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں، وہ کہہ کر فوراً سے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی، پیچھے صفیہ بیگم سوچ میں پڑ گئی، کچھ تو تھا جو ان کی بیٹی اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، مگر کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، امی جی چلے کمرے میں سونے چلتے ہیں، نور اور زینب دونوں صفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر میں کمرے میں لے آئی، کمرہ بہت خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا گیا تھا، وہ دیکھتی رہ گئی، یہ کس نے سجایا ہے، وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، ہم نے اور طوبا آپ ہی نے مل کر آپ کے لیے سجایا ہے، کیسا لگا آپ کو، بہت خوبصورت، وہ دونوں کی پیشانی چوم کر بولی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، زندگی میں پہلی بار اس کا اس قدر خوبصورت استقبال کیا تھا، چلیں آ جائیں پھر سوتے ہیں، آج سے ہم روز یہاں پر آپ کے ساتھ سویا کریں گے۔
ठीक है, मेरी नन्ही परियों वो दोनों को लेकर बेड पर गई थी। एक साइड पर नूर, दूसरी साइड पर ज़ैनब लेट गई थी। सूफिया बेगम को किस गले लगाकर आंखें मूंद ली थी। वो भी पुरसुकून होकर आंखें बंद कर लेती है। तो वह भी सब कुछ समेट कर आकर सो जाती है। माँ के साथ उसे भी पुरसुकून नींद आती है। उसकी आंख 7 बजे खुली है। जैसे ही उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है वो बल खाकर रह जाती है। उसको देर हो चुकी थी। वो जल्दी से नूर और ज़ैनब को जगाकर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाती है। फ्रेश होकर वो सबको से पहले किचन का रुख करती है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है। साथ ही अपना और नूर ज़ैनब का लंच का भी तैयार कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी रही? नींद आई आपको? सूफिया बेगम भी उठ गई थी। नूर और ज़ैनब के बाल बना रही थी। बेटा, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, अपनी बेटियों के सब लहजे में मोहब्बत से बोली थी। ये सुनकर उसका दिल पुरसुकून। रोज़ ज़ैनब, आ जाओ जल्दी से नाश्ता करो, पहले ही हम लेट हो गए हैं। वो उसकी तरफ मुतवज्जो होकर कहकर जल्दी से बालों में कंघी करने लगी। बेटा, तुम क्यों नहीं कर रही नाश्ता? सूफिया बेगम ने उसे नाश्ता न करते देखकर कहा। अम्मी जी देर हो जाएगी, मैंने साथ ले लिया है, ऑफिस जाकर खा लूँगी। वो कंघी करते हुए बोली। चलो जल्दी उठो तुम दोनों। अपनी तैयारी करते हुए उसने इन दोनों को भी जल्दी उठने का कहा था। वो भी जल्दी से नाश्ता करके उठ गई। अच्छा अम्मी जी, आप अपना और घर का ख्याल रखिएगा। मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, कर लीजिएगा। फ्रिज में और भी काफ़ी कुछ है, जो दिल किया खा लीजिएगा। अब इनको मैं 2 बजे घर छोड़ जाऊंगी, मैं 5 बजे आऊँगी। आज थोड़ा ज़्यादा काम है। वो अपनी सब चीज़ें तैयार करके जमा को जल्दी जल्दी सारी हदायत करती है। ठीक है बेटा, तुम सब ध्यान से जाना, मेरी फिक्र नहीं करना। वो तीनों का माथा चूम कर बोली। ठीक है अम्मी जान, अल्लाह हाफिज़, जल्दी चलो। गाड़ी की चाबी उठाकर जल्दी से निकल गई। पीछे ही नूर और ज़ैनब भी निकल गई। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम सबको अपनी ईमान में रखे, उन्होंने पीछे से कहा था। तीनों गाड़ी में बैठ गईं। तूबा ने जन से गाड़ी आगे बढ़ाई। सोफिया बेगम ऊपर बालकोनी से देखकर पुरसुकून होकर अंदर आ गई। उसने नूर और ज़ैनब को उतारकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई थी, क्योंकि उसका ऑफिस दूर था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। जैसे ही उसकी नज़र अपने दाएं जाने पड़ी तो पत्थर की हो गई उसकी गाड़ी के साथ ही अहमद की गाड़ी खड़ी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखकर हैरान थी। काफ़ी देर बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। कुछ पल ही उन दोनों को देखने में गुजर गया। दोनों की आंखों में सदियों की टक्कर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक उम्र के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। वो तुबा के अंदर शोर बरपा हुआ था। पूरा वजूद साकत सा हो गया, जैसे सारा लहू निचोड़ लिया गया। उसके अंदर की वीरानी आंखों में सिमट आई थी और सबसे बेनियाज इस बीचवन जान को देखती चली गई थी, जैसे सदियों की प्यास बुझा रही है। मुकाबल का भी यही हाल था। तो उन्होंने एक पल के लिए भी पलकें नहीं चिपकाई थी कि कहीं पलकें झपकने से ये मंजर आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दूसरे की आंखों में दोनों को एक दूसरे का अक्स साफ दिखाई दे रहा था और इर्द गिर्द से बेनियाज किसी और जहां में पहुंचे हुए था। और फिर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ दोनों को ख्यालों से बाहर लाई। वो जल्दी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेती है। दिल अभी भी शोर बरपा किए हुए है। उसको तखत ताव आ रहा था अपनी इस बेख्तियारी पर। अहमद की गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पीछे थी। वो बैक में व्यू मिरर से देखती है तो अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर लेती है। उसका दिल अजीब ही तरह धड़क रहा था। अंदर के सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसकी आंखें न चाहते हुए भी नम हो गई थी। आखिर क्या चीज़ था इस दिल इस कदर तजलील और कारत के बाद भी इस शख्स को अपने अंदर से नहीं निकाल सका था। दर्द के बावजूद भी आंखें भीग चुकी थी। एक इंसान ने उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इस कदर अज़ियत देने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला था। पूरा वजूद उसका माजी की यादों में खोया हुआ जलस रहा था, मगर सबर एक पल को नहीं आ रहा था। वो वहीं रोड के साइड पर गाड़ी रोककर धाड़े मार मार कर रो पड़ी थी। अहमद उसे अचानक गाड़ी रुकते देखकर अपनी गाड़ी भी उसके गाड़ी के पीछे खड़ी करके उसकी तरफ लपकता है। उसको स्टीयरिंग पर सर रख के धाड़े मार मार कर रोता देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। तो वह क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो बेकरारी से गाड़ी की खिड़की की तरफ झुककर पूछता है। वो उसकी आवाज़ पर सर उठाती है। आंखें जब्त की शिद्दत से लाल हो रही थी। वो देखता रह गया। आपको क्या मसला है? क्यों आए हैं आप यहाँ? मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं होता आपसे? वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से बोली थी। तो बात तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हें गाड़ी रोकते देख कर आया हूँ। मुझे लगा तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत ना हो। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। हैरान था उसके लहजे पर। इस कदर बेजार तो वो कभी ना थी। उससे नहीं है मुझे कोई मदद की ज़रूरत। अगर हुई भी ना तो आपसे मरकर भी नहीं मांगूंगी। मेहरबानी करके मेरे सामने मत आया करें आप। पथरीले लहजे में कहा गया था। वो कुछ पल के लिए साकत रह गया। तूबा प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम क्यों मुझसे इस कदर नफरत करने लगी हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना? वो इसकी नज़र में समोई बेबसी लहजे में बोला था। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। अपने ज़हन से ये बात निकाल दें। मैं आपसे मोहब्बत तो क्या नफरत का भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कहकर वो फ़ौरन उसकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर के ले गई। पीछे वो बेबसी से देखता रह गया। इतना आसान नहीं था उसे मूव करना जितना वो समझ रहा था। इतना तो वो जान गया था। वो इससे अब भी मोहब्बत करती है, क्योंकि उसकी आंखें उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थी। वो इसको सख्त खफा लग रही थी, मगर वो भी अहमद ज़ुबैर था।
इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। आंखों के से सैलाब बह रहा था। वो सिसकते वजूद के साथ ड्राइविंग कर रही थी। उसका सामना हमेशा इसके लिए अजियतनाक होता था। वो भूल गई थी कि उससे देर हो रही है। ऑफिस के गेट पर पहुंचकर वो अपने आप को हर तरह की सोचों से आज़ाद करके गाड़ी से निकलकर ऑफिस में बढ़ जाती है। तो वह इतना लेट यार, मन्नत उसकी दोस्त उसको इतना लेट आता देखकर हैरत से बोली थी, बस आज आँख लेट खुल गई थी। वो कहकर जल्दी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अभी वो बैठी थी कि उसे सर का बुलावा आ जाता है। वो बढ़ता कदमों से सर के ऑफिस की तरफ चल पड़ती है। उसे आज का दिन ही मनहूस लग रहा था। सब कुछ उसने खराब होता हुआ लग रहा था। सर मेरे कमीन उस दरवाजे पर खड़े हो इजाज़त तलब कर रही थी। यस कमीन, मुकाबले ने मसरूफ़ अंदाज में कहा था और अंदर आकर खड़ी हो जाती। जिस तरह आपने बुलाया वो महज़ब अंदाज में बोली, जी बुलाया है। आप इतनी लेट क्यों आए हैं? आज आपको पता है ना कि आज आपको जल्दी पहुंचना था। मुकाबले ने मुमकिन हद तक अपना लहजा नरम रखा और शर्मिंदगी से सर झुका जाती है। सर मैं माजरत करती हूँ। सर मैं माजरत करती हूँ, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आइंदा से ख्याल रहे। खैर कल मुझे कल वाली फ़ाइल ला कर दें, अगर मुकम्मल हो गई है तो। असद साहब ने लैपटॉप पर नज़र जमाई कहा, बहुत शुक्रिया सर, मैं अभी लेकर आती हूँ, मुकम्मल हो गई है। वो कहकर जल्दी से निकल जाती है। उसने शुक्रिया किया था और आज उसको ज़्यादा सुनने को नहीं मिली थी। शुक्र किया था कि आज उसको ज़्यादा सुनने को नहीं मिली थी। वो सर हाथों में गहराए ऑफिस में बैठा था। ऑफिस में ढेरों काम था, मगर वो सबसे बेनियाज किसी और ही ख्याल में गुम था। उसे रह रहकर इसके तलख अल्फाज याद आ रहे थे। उसने इस कदर उसे खौफजदा कर दिया था कि वो उसके साय से भी डरने लगी थी। बार बार उसको इसका रोना उसे याद आ रहा था। बार बार इसको इसका रोना उसे याद आ रहा था। कितना दुख था उसकी आंखों में। मोहब्बत तो कहीं बहुत पीछे सिसकती नजर आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो तुबा, आज मेरी वजह से तुम इस मुकाम पर हो। इस मुकाम पर तुम्हारी खामोश मोहब्बत की आग लग गई है मुझे। मेरा हाल भी खुदा ने तुम जैसा कर दिया। तुम्हें मैंने ना समझा, अब तुम मुझे नहीं समझ रही, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरी इंतहा तक जाऊंगा। वो सर हाथों में गहराए दुख से बोला था। बेबसी थी। किसी और चैन नहीं था। वो सर जमीन पर रखकर आंखें मूंद लेता है, मगर आंखें बंद करते ही झन से उसका रोता हुआ वजूद उसकी आंखों के सामने आ गया। वो फट से आंखें खोल लेता है। आंखें जब से लाल हो रही थी। वो वॉशरूम जाकर मुंह धोकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, मगर आज शायद दोनों को एक दूसरे का सामना महंगा पड़ गया था। वो गाड़ी की चाबी उठाकर साइड किनारे निकल जाता है, जहाँ जाकर उसको थोड़ा सुकून मिलता है। वो ऑफिस से छुट्टी के बाद गाड़ी को समुंदर के रास्ते पर डाल देती है। न जाने क्यों उसका घर जाने को नहीं दिल कर रहा था। सारा दिन इसका आज बुरा गुजरा था। वो नहीं जानती थी कि उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ परेशान हो जाए। वो गाड़ी को पार करके साइड पर निकल आती है। उसे समुद्र की लहरों का शोर, हवाओं के झोंकों के खामोश फज़ा, डूबते सूरज का मंजर बहुत बड़ा लग रहा था। वो बेंच पर बैठ जाती है और उस दुश्मन जान के बारे में सोचने लगती है। क्यों वो इसको इतनी अहमियत देने लगा था। नफरत, हकारत के जज्बे तो उसे कहीं ढूंढने पर उससे भी नहीं मिल रहे थे। क्या वो भी इससे इससे आगे उसने सोचना ही नहीं गया था, ना वो सोचना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मोहब्बत सिर्फ उसने की थी और ज़ख्म भी सिर्फ उसने खाए थे। और वो तो सबसे बेनियाज अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन था। अगर उसको उससे मोहब्बत होती तो वो इसको कभी इस मुकाम तक नहीं लाता। और वो दुख से भरी आंखों से आंसू आसमान की जानब देखती है, जैसे कह रही हो कि क्यों उस बेहिस इंसान की मोहब्बत उसके दिल में डाली। इस मोहब्बत ने उसको अंदर से खाली कर लिया था। वो आंखें मूंद कर घुटनों पर सर रख लेती है। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसे अपनी पास किसी का एहसास होता है। जानी पहचानी खुशबू उसके नथनों से टकराती है। वो फट से आंखें खोल लेती है और उसको अपने पास बैठा देखकर मेरा पीछा कर रहे हो। वो गुस्से और हैरत से तासर लिए बोली थी। वो समझी कि वो उसका पीछा करके यहाँ भी आ पहुँचा है। नहीं तूबा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, इत्तफाक तुम्हें देखा तो आ गया, उसने नरम लहजे में कहा। उसको तूबा की ये अजनबियत अंदर तक काट रही थी। हाँ, हर जगह में ही आपको इत्तफाक मिल जाती हूँ जलील करने के लिए। वो उसे घूरते हुए तो उस लहजे में बोली थी। वो अपनी जगह साकत रह गया था। तूबा, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम्हें तजलील किया है? मुझे तो क्यों मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम ऐसी तो नहीं थी, क्यों इतनी तलख हो गई हो? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो तुम्हें मेरा हर जगह मिलना नागवार गुजरता है। वो थके हुए लहजे में बेबसी से बोली थी। उसकी बातें सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मचल दिया हो, मगर वो कुछ नहीं होने देती। चेहरे पर सख्ती हनूज थी। मुझे कुछ नहीं हुआ अहमद ज़ुबैर, पर लगता है आपको कुछ हो गया है। क्यों बार बार मेरे सामने आते हैं? कहाँ गया आपकी नफरत का ताज जैसे दिखाकर आप मेरी रूह को छन्नी किया करते थे? बताइए कहाँ गया? क्यों आते हैं मेरे पीछे? आप मेरी बेबसी का मंजर देखने आते हैं। वो कहते हुए उसे छली कर गई थी। और ये सब बस वो दिल कैसे कह रही थी, ये वो जानती थी, वरना दिल तो इस
अ, दिल तो इस जिस्म में जान के कदमों को में बीचने किसी इंसान के लिए मैं तुमसे नफरत नहीं करता तुबा। मैं तो तुमसे बस वो आज अपने बेकरार दिल का हाल कहने ही लगा था कि जब उसने बीच में ही उसे टोक दिया और अल्फाज उसके मुंह में ही दम कर दिया। बस करें अहमद भाई, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दे। अगर कहीं नज़र आ भी जाया करूँ तो जान समझ कर नज़रअंदाज कर दिया करें। बस पाट लहजे में कहकर तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। जब्त के बावजूद भी आंसू बह निकले थे। वो जितना इससे दूर जाना चाहती थी वो इतना ही उसके नज़दीक आता था। वो वहीं बैठा रह गया। उसकी नज़रों ने दूर तक उस पत्थर की देवी का ताक़ुब किया था। अल्फाज थोड़े की मदद उसे लगे थे। उसका दिल क्या भागकर इस पत्थर की देवी के कदमों में गिरकर अपनी की गई सारी ज़्यादतियों की माफ़ी मांग कर उसे अपनी मोहब्बत के मोम कर दे। मगर किस मुँह से? उसे देख कर उसके सारे ज़ख्मों से खून रिसने लगता था, जीते फिर ताज़ा हो जाती थी। वो ऐसा नहीं चाहता था। उसे सही वक़्त का इंतज़ार था और शिकस्ता कदमों से गाड़ी की जानब चल पड़ा। वो यहाँ सुकून की तलाश में आया था और अपना रहा सहा सुकून भी गवा बैठा था। बेटा इतनी देर तुमने तो 5 बजे का कहा था, अब 7 बज रहे हैं। सुफिया बेगम उसे लेट आता देखकर फिक्रमंदी से पूछी। जी अम्मी, वो हम दोस्त थे, ज़रा छुट्टी के बाद समुद्र किनारे निकल गई थी, इसलिए देर हो गई। आप बताएं ठीक है ना आप? वो अधूरा आधा वो अधूरा सच बता कर बात बदल गई। हाँ बेटा ठीक हूँ, तुमने खाना खा बना दिया है, खा लो। हमें क्या ज़रूरत थी नूर को कहने की, मैं आकर बना लेती। वो आगे ही बेचारी थकी हुई हो गई। स्कूल से आकर उसने कभी भी नूर या ज़ैनब से ज़्यादा काम नहीं करवाया था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ नहीं होता, नूर भी बड़ी हो गई है, उसे भी खाना बनाना आना चाहिए। जी अम्मी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मैं ज़रा आराम कर लूँ, वो थकी हुई हूँ। वो थके हुए अंदाज में बोली थी। ठीक है बेटा आराम कर लो, मगर पहले खाना तो खा लो। वो लहजे में ममता की मोहब्बत लिए बोली थी। नहीं अम्मी जी, मैंने ऑफिस में ही खा लिया था, अभी बस आराम करूँगी कहकर वो कमरे की जानब बढ़ गई थी। आज मौसम के तेवर बहुत ख़राब लग रहे थे। वो खिड़की से झाँक कर सोचती है, बाहर पूरे आसमान को बादलों से ढका हुआ था और उसको काले रंग में तब्दील कर दिया था। वो आकर बेड पर लेट जाती है। आज के दिन ने उसे बहुत थका दिया था। वो थकन से चूर आंखें बंद कर लेती है। अभी आंखें बंद ही की थी कि बाहर बादलों के गरजने की आवाज़ आने लगी जाती है। वो आवाज़ों को नज़रअंदाज करके नींद की वादियों में गुम हो जाती है। उसकी आँख 9 बजे खुली थी। कमरे में कोई नहीं था। बाहर टीवी की आवाज़ आ रही थी। वो समझ जाती है कि सब बाहर लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे हैं। वो भी चप्पल पहनकर बाहर की जानब चल पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो भी आकर बैठ गई थी। वालेकुम अस्सलाम। उठ के मेरी बेटी जी अम्मी वो टीवी देखने लगती है। वो नूर और ज़ैनब भी टीवी देखने में मगन थी। आप ही क्या आपको पता है कुछ देर पहले अहमद भाई आए थे? नूर अचानक बताती है तो वक्का वक्का रह जाती है। वो यहाँ भी आया था कि वो क्यों आए थे? वो खुद को नॉर्मल करते हुए पूछते हैं। दिल को अजीब धक्का सा लगता है। जी वो अम्मी से मिलने आए थे और आपका भी पूछ रहे थे। हमने कहा कि आप सोई हुई हैं। उसने सांसें रोक के सब सुना था। अच्छा वो कहकर वापस टीवी में मगन हो जाते हैं, मगर दर हकीकत उसकी सोचों में कम हो गई थी। आखिर क्यों वो आखिर क्यों वो इतने ख़राब मौसम में आया था? आखिर वो चाहता क्या है इससे? क्यों वो इसको सुकून से जीने नहीं दे रहा था? क्यों बार बार वो इसकी ज़िंदगी पर अपना साया डालकर उसकी सांसें तंग कर रहा था? वो जानता था कि वो इसकी कमज़ोरी है, फिर क्यों वो उसके सब्र को आजमाने आ जाता था? सोचते हुए कब उसकी आँख से एक आंसू टूटकर गिरा, उसे पता ही नहीं चला। उसने बेदर्दी से अपनी आँखों को साफ किया था, कहीं एक उसकी माँ या बहनों में से कोई देख न लगे। मगर माँ देख चुकी थी। आफी मैंने आज इतने मज़े का खाना बनाया, आपने चखा तक नहीं। नूर टीवी देखने अचानक बोली थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी जान सी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ मेरी बहन ने बहुत मज़े का खाना बनाया होगा। वो उसे गले लगाए मोहब्बत से गोया थी। नूर का चेहरा खिल उठा। सुफिया बेगम की बहनों की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी। माँ बहनों की खुशियों मुतमईन देखकर उसे बहुत पल के लिए अपना आप हल्का सा महसूस हुआ। तो वह बेटा ज़रा कमरे में आना। बेटा मुझे तुमसे कुछ एक बात करनी है। सूफिया बेगम अपनी व्हील चेयर को घसीटते हुए बोली। जी अम्मी चले। वो सूफिया बेगम की व्हील चेयर को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। जी अम्मी जान बताइए क्या बात है? वो माँ की मोहब्बत से हाथ चूमते बोली थी। बेटा एक बात पूछूंगी, सच सच बताओगी? वो बगौर उसका चेहरा देख कर ये बोलती। जी जी अम्मी क्यों नहीं, आप पूछें। वो फरमानदारी से कहती है। क्यों मेरी बेटी इतनी बुझी लगी सी रहती है जब से आई हूँ देख रही हूँ। मोहब्बत से देखते हुए बोली थी। नहीं अम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो नज़रें झुकाए बोली। माँ से नज़रें मिलाकर झूठ बोलना उसे मुश्किल लग रहा था। इधर मेरी तरफ देखो सुबह बेटे। वो इसका चेहरा शहादत की उंगली से ऊपर करते बोली। माँ से झूठ बोलेगी अब मेरी बेटी? मोहब्बत से शिकवा किया गया था। नहीं अम्मी मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, कहते ही उसने माँ की गोद में सर रखा लिया।
صوفیہ بیگم پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، کوئی کیوں میری بیٹی اتنی بکھری بکھری اتنی روٹی روٹی سی ہے زندگی سے؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس شیطان کو پگلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی لہجہ درد سے چورتا، ہاں میری جان، تڑپ کر کہا گیا تھا، میں ہار گئی ہوں، مجھے محبت نے ہرا دیا، میں اپنا سب کچھ ہار گئی امی، بہت چاہا میں نے یہ محبت مجھے کمزور نہ کر سکے، پھر بھی اس نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں نے چاہا، بہت چاہا کہ امی کہ میں اس انسان سے محبت نہ کروں، نکال دوں اس بے حس ظالم انسان کو دل سے، مگر میں نہیں نکال سکی۔ میں نے اس سے محبت کی عشق کی انتہا تک اپنا آپ، اپنا سب کچھ اس پر وار دیا، اس کی دی ہوئی ہر اذیت کو سہا کہ شاید اسے ایک دن احساس ہو جائے میری محبت، میرے صبر کا، مگر سب کچھ بے سود ہو گیا امی، وہ نہیں بدلا، اسے کبھی احساس نہیں ہوا۔ ایک عمر اسے سوچتے، اس کے خواب بنتے گزار دی، مگر وہ بے خبر رہا میری محبت سے۔ جب میں نے بھی اس کی طرف خود کو پتھر کر لیا تو وہ مجھے توڑنے آ گیا۔ وہ روانگی میں کہہ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ صوفیہ بیگم کا ڈر صحیح ثابت ہوا تھا، ان کی بیٹی کسی کو اپنے اندر بسا کر اپنا آپ حیران کر بیٹھی تھی، اس کا دل بیٹی کی محبت باتوں پر دکھ سے بھر گیا۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے ممتا کی طرف لیے پوچھا۔ احمد زبیر امی، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا احمد؟ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو اتنی اذیت دے سکتا ہے۔ ہاں امی، وہ اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ پہلا مرد تھا جس نے میں آشنا ہوئی اور جس سے میری دل نے محبت کی، بچپن سے لے کر اب تک میں بے خبر رہا، وہ بے خبر رہا میری محبت سے، کیونکہ اس کی نفرت و حقارت نے اسے میری محبت کو دیکھنے ہی نہیں دیا، پر وہ ڈال دیا اس کی آنکھوں پر اور دل پر۔ وہ مجھے ہر طرح سے اذیت دیتا رہا، کبھی کردار پر انگلی اٹھا کر، کبھی عزت نفس روند کر، کبھی کسی طرح، مگر میں سہ گئی اس کی ہر اذیت امی، مگر جب اس نے ناحق مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا، میں تب بھی چپ رہی امی، لیکن اسے چھوڑ آئی میں کبھی نہ ملنے کے لیے۔ بس بیٹا بس، وہ ماں تھی، وہ سب سن کر تڑپ گئی تھی۔ تم نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا کچھ اکیلے سہتی تھی، صدمے کی حالت میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر احمد کی جان لے لے، جو ان کی بیٹی کو اتنی اذیت دیتا رہا۔ امی، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ ہمیں وہاں سے لے آتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، بہت مشکل ہوتا آپ کو بے روزگاری میں 3 بیٹیاں پالنا اور ان کے اخراجات پورے کرنا۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے دکھ سے اپنی اس صابر بیٹی کو اپنے گلے لگا لیا، جو وہ کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ماں کی ممتا کی گرمائش پا کر سارے بند ٹوٹ گئے، وہ دھارے مار کر رو پڑی۔ صوفیہ بیگم نے بھی بیٹی کو رونے دیا تاکہ اندر کا غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ جائے۔ طوبیٰ، کیا آپ بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اچانک انہوں نے پوچھا تو اس کے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ صوفیہ بیگم ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ امی، وہ مجھ سے آ کر اب بھی اپنی کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگتا ہے، مگر میں نے خود کو پتھر کا کر لیا ہے، مجھے نہیں چاہیے اس کی معافی۔ وہ رونے کے درمیان بولی۔ تو معاف کر دو بیٹا، گزرا وقت پلٹ نہیں سکتا، مگر معاف کر کے اس کو خود کو سرخرو کر دو تاکہ جینا آسان ہو جائے۔ وہ اسے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ معاف کر دوں امی، مگر دیر سے کروں گی، پہلے اپنے سارے بدلے لوں گی، وہ بولی تو صوفیہ بیگم دکھ سے ہنس پڑی۔ کیا کروں گی؟ کیسے بدلہ لو گی اس سے؟ انہوں نے اپنی صابر بیٹی کی محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ہی کروں گی جیسا اس نے کیا، اتنا ہی ظلم کروں گی جتنا اس نے کیا۔ وہ کہیں کھوئے ہوئے دھمکی سے بولی۔ نہیں میرے بچے، معاف کر دو، اگر معافی مانگ رہا ہے، ظلم کے بدلے ظلم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو۔ وہ آج آیا تھا تو مجھے وہ شرمسار لگا، جیسے اسے اپنی کی گئی ہر اذیت کا احساس ہو گیا ہو۔ پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ صوفیہ بیگم نے کہہ کر سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا جس کی سانسیں رکی تھیں۔ محبوب کے نام پر کیا؟ وہ بے قراری سے کہا کہ میں طوبیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ساکت رہ گئی؟ اسے یقین نہ آیا، وہ تو اسے دیکھنے کا بھی تک رواداد نہ تھا، اور ساری زندگی گزارنا تو دور کی بات تھی۔ امی، وہ ضرور اپنی ضمیر کے آگے سرخرو ہونے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے اس کا بھیک میں ساتھ، میں اس کو کہہ دوں گی کہ معاف کیا۔ بیٹا، اس کی آنکھوں میں نے وہی دکھ اور محبت دیکھی ہے جو تمہاری آنکھوں میں دیکھی ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، مگر لوگ اکثر آنا اور ضد میں آ کر اپنا سب کچھ رون ڈالتے ہیں، اور مجھے امید ہے میری بیٹی یہ خسارہ کبھی نہیں کرے گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی، پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی۔ احمد زبیر، میں تمہیں معاف کر دوں گی اور تمہیں قبول بھی کر لوں گی، مگر دیر سے پہلے تمہیں رلاؤں گی، ستاؤں گی، اپنی طرح جیسے میں تمہارے لیے روئی، پھر مان جاؤں گی۔ وہ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی کہ کوئی ملازم آ کر اس کو اطلاع دیتا کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ اس سے ملنے کون آ سکتا ہے، وہ نام پوچھتی ہے تو غصے سے بھر جاتی ہے۔ وہ یہاں بھی آ گیا، اپنے اندر کے سکون کے لیے انسان کیا گزرتے ہیں، اس نے جانتے ہوئے دکھ سے سوچا۔
जी बताइए, यहाँ क्यों आए हैं आप? वो उसे विजिटिंग रूम में अकेले बैठा देखकर बिना किसी सलाम के जो सलाम दुआ के तलक को बोलती है, उसके सलाम का जवाब तक ना दिया। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, सच करके उसे मुजरिम की तरह बोला। वो इसके रद्द अमल के बारे में नहीं जानता था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों आए हैं मुझसे मिलने आप? वो सारे लिहाज भुलाए दांत पीस कर बोली, मुझे नहीं पता तूबा, मैं क्यों तुम्हारे पीछे आता हूँ? किसी की चीज़ जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, मैं नहीं जानता। वो बेकरार से कहता, ढके चुपे अल्फाज में इज़हार कर गया था। वो उसे देखती रह गई। वो क्या कह रहा था? क्या हो गया है उसे? उसे उसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा। आप होश में तो हैं मिस्टर अहमद ज़ुबैर? ये ऑफिस है, आपका घर नहीं जहाँ आपको कुछ भी बोल देंगे। आपका यहाँ आना और इस तरह की बेमतलब बातें करना मेरे लिए मसाइल खड़े कर सकता है। वो सपाट लहजे में बोली, ये बेमतलब बातें नहीं है तूबा, तुम क्यों इतनी संगदिल हो गई हो? वो तरफ को बोला था। उसे तुबा के अल्फाज से तकलीफ हो रही थी। खुदा का वास्ता है आपको अहमद, प्लीज़ यहाँ से जाए, मेरे लिए मुश्किलात मत खड़ी करें। आगे ही मेरी ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात में घिरी है। वो हाथ जोड़े बेबसी से बोली। इसने आगे बढ़कर तुबा के जुड़े हाथ थामे, चाहे कि वो पीछे को सिरकी। वो थोड़ा चेक कर बोली, प्लीज़ चले जाएं आप यहाँ से। वो लब भींच कर रह गया। वो जितना उसे जीतों से निकालने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही इसमें दस्ती चली जा रही थी। वो शिकस्ता कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे उसने नम आंखों से महबूब को दुख से दूर जाते देखा और उसे इस तरह से अजियत देना मुश्किल लग रहा था। जहाँ से चले थे फिर वहीं आके रुके। कोई बता दे मुझे, ये रास्ता कहाँ आ रहे हैं? जिन राहों पर छोड़ा था उसको, फिर इन्हीं राहों पर उसे ढूंढने आ निकले हैं। यूँ जिंदगी यूँ ही बेमकसद ही गुजर रही है। कभी इतना तो कभी उसकी गली, कभी अपनी तो कभी उसकी गलियों में आ निकलते हैं। इन राहों से कहना कि खुद को बदल बंद कर ले, हम बेमकसद ही उनमें आ निकलते हैं। चारों तरफ एक सुकून सा था, उसकी यादों में खोए हम वीराने में आ निकलते हैं। सफ़र लंबी मुसाफतों में ही गुजर रहा है, उसकी खोजों में नामालूम रास्ते पर आ निकले हैं। वो बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते हुए न जाने कहाँ से गर्म आंसू उसके गाल पर होने लगे। उस दिन के बाद उसे उसका अहमद से सामना नहीं हुआ था। 2 हफ्ते हो गए थे। वो एक बार भी घर ना आया था, ना कहीं मिला था। उसके दिल को एक अजीब सा धड़का लगा हुआ था, कहीं वो ज़्यादा ही उसके रवैये से दिल बराश्ता ना हो गया हो। मगर ये सब करने पर भी तो उसने मजबूर किया था उसे। वो सारी ज़िंदगी उसे अजियत देता आया था अपने रवैये से। अगर अब उसने थोड़ा सा रवैया इस तरह अपना लिया था तो दिल बराश्ता हो गया। उसने दुख से सोचा, वो वही बर्तन को छोड़कर बाहर बालकोनी में आ जाती है। घर का ये हिस्सा था जहाँ उसको हमेशा सुकून मिलता था। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। शाम के साए पर फैला रहे थे। घर में भी खामोशी थी, उसके अंदर भी। न जाने क्यों वो आज उसको शिद्दत से याद आ रहा था। वो वहीं दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ी हो जाती। हल्की हल्की चलती हवाएं उसकी तकलीफ़ों को भी हवा दे रही थी। किस जगह लाभ पहुँचाया इसको मोहब्बत ने। ना ही वो जी पा रही है, ना ही मौत आ रही है। सब कुछ पाकर भी वो खुश नहीं थी। एक तरफा मोहब्बत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, उसके वजूद को आरी से काट डाला था। सुकून तो जैसे कहीं तापाल में सोया था। वो आंखों पर हाथ रखकर खुद को रोने से बाज रखती है, मगर कहीं ना कहीं से बहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कितना मुश्किल होता है मोहब्बत से दस्तबरदार होना, किसी को अपने हाथ दिल से आज़ाद करना। उसे आज पता चला था माजी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी में सीढ़ियों से उतर रही थी कि सामने से आते अहमद से बुरी तरह टकरा गई। उसका सर आकर अहमद के सीने पर लगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो अपनी गलती ना होने पर भी सॉरी कर लेती है, मगर मुकाबिल शायद ज़्यादा ही गुस्से में था। तुम्हें नज़र नहीं आता? तुम्हें नज़र नहीं आता हर वक्त किसी न किसी मर्द से टकरा जाती हो? गुस्से से घूरता है, सख्त लहजे में बोला। उसका जहर कुन लहजा उसके सीने में जा लगा। क्या मतलब है आपकी बात का? वो आंसू जब्त किए बोली थी, न चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भर गई थी। उसकी बातें हमेशा उससे इज्जत में मुतला कर देती थी। कोई और होता तो वो इसका मुंह तोड़ देती इस बात में, मगर सामने उसकी दिल की सल्तनत का बादशाह खड़ा था, जिसकी शान में वो गुस्ताखी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तुम इतनी बच्ची नहीं हो जो मेरी बात का मतलब न समझ सको। कल तुम रोहाव के साथ टकरा गई और अब मेरे साथ। तुम में शर्म लिहाज है कि नहीं? मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। ये घटिया हरकतें करना छोड़ दो। वो अपना जहर उसके अंदर दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके वजूद जज्लों की जद में आ गया। उसने आज उसे अजियत देने के लिए सीधा उसके किरदार पर वार किया था। मैं जानकर नहीं टकराई थी, ये गलती से टकराई थी। मुझ पर मैं कुछ और हो ना हो, मगर शर्म हया है। वो भीगे हुए लहजे में बोली। उसका अंदर इस दुश्मन जान की बातें सुनकर किची किची हो गया था। कितनी आसानी से वो नफरत में उसके किरदार पर उंगली उठा गया था। हाँ, वो तो सबको पता है तुम कितनी शर्म और हया वाली हो। वो तंजिया बोला। उसके दिल चाह के ज़मीन पर टेका। वो इसमें समा जाए। आके मुझसे इतने बदगुमान हैं, आप जैसा सोचते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। वो अपनी सफाई देने पर उतर आई थी। वो भूल गई थी कि सामने कौन है। हाँ, वो तंजिया हंसा। मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचता हूँ ना, तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो। ना मुझे अपनी सफाई मत देना, क्योंकि तुम क्या हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वो उसकी ज़ात के खर्चे उड़ा कर चला गया पीछे। वो सख्त नज़रों से उसे जाते हुए देखती रह गई।
आंसू तवातर से अपनी ज़ात की तुकीरी पर बह रहे थे। काफ़ी अर्सा तक उसके ज़हन से उसकी बातों का ज़हर नहीं निकला था। उसकी तलख़ और तिल चीर देने वाली बातों के बावजूद भी वो इससे नफ़रत न कर सकी थी। मगर अब उसने खुद को पत्थर का कर लिया था माज़ी का सोचते हुए। उसकी आंखें फिर आंसुओं से जल उठी थीं। वो ज़ब्त से आंखें बंद कर लेती है। अचानक उसके कानों में जानी पहचानी गाड़ी की आवाज़ पड़ती है तो वो फट से आंखें खोल लेती है और ग्रिल के ऊपर से झाँक कर देखती है तो साकर पे आ जाती है। नीचे अहमद अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। वो वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करके खुद को नॉर्मल करती है और अंदर कमरे में आ जाती है। 5 मिनट बाद ही बेल बज जाती है। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि उसका सामना करे, मगर वो मुसलसल बेल बजा रहा था उसकी माँ और बहनों की नींद ना ख़राब हो जाए, इसलिए वो फ़ौरन मजबूरन दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही उसकी मखसूस खुशबू उसकी नथनों से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने नरम लहजे में महज़ब अंदाज में सलाम किया था। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगी, आंखें लाल हो रही थी जैसे वो बहुत रोई हो। बरान आँखों के नीचे गहरे हल्के हो गए थे। आ, उड़ गई थी। वो उजड़ी हुई रूह की मानद लग रही थी। उसका दिल फिर पछतावे में घिर गया। उसको इस मुकाम तक पहुंचाने वाला वही तो था। जी वालेकुम अस्सलाम, वो जवाब देकर वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई, जैसे पूछ रही हो कि क्या हो काम है, अंदर आने का नहीं कहोगी। मोहब्बत से शिकवा किया गया था। उसका दिल पल भर को डगमगाया था। हमारे गरीब खाने में आपको क्या काम हो सकता है। वो ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्त हो गया था। तुम्हें ये खूबसूरत फ्लैट गरीब खाना लगता है। वो इसकी बात का मतलब समझते हुए बात पर अटक गया था। आपको तो लगता है ना। उसने तो जवाब दिया, नहीं मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये जन्नत की तरह खूबसूरत लगता है। उसकी बात सुनकर वो हैरत से उसे देख रही थी। आपको कोई काम था। वो बात बदल गई, नहीं वैसे ही आया था सबसे मिलने, सो रहे हैं, आप जा सकते हैं। वो कहकर दरवाज़ा बंद करने लगती है तो वो दरवाज़ा पकड़ लेता है। इसका दिल धड़क से रह जाता है। क्या घर आए मेहमान के साथ यूँ करते हैं। उस पर नजरें जमाए बोला था। वो खामोशी से रास्ता छोड़ देती। वो जान गई थी कि वो ऐसे नहीं जाने वाला। वो उसे अंदर लाकर सोफे पर बैठने का कहकर खुद किचन में चली जाती है और ठंडा शरबत बनाकर उसके सामने रख देती है। आखिर को मेहमान नवाजी तो करनी थी। थैंक्स, वो शुक्रिया कहकर शरबत का गिलास उनको लगाकर अमृत की तरह अपने अंदर उतारने लगता है। वो इसको देखती चली जाती है। वो इंसान जो उसके हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता था, आज वो उसके हाथ का बना शरबत अमृत की तरह अपने अंदर ले रहा था। ऐसा क्या देख रही है। वो गिलास को मुंह से लगाए बोला तो वो हड़बड़ा गई। कुछ नहीं। वो उठकर किचन की जानब जाने लगती है तो वो उसे आवाज़ देकर रोक लेता है। जी, वो पढ़ते बोली है, थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास प्लीज़, एक बात तो हमल से मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे करना। उसने इस अंदाज में कहा कि वो न चाहते हुए भी बैठ गई। जी बोले। वो उसके सामने वाले सोफे पर नज़रें झुकाए बैठ गई थी। क्या अभी तक हम सब घर वालों से नाराज़ हो। वो उसकी दुखती रग पर फिर हाथ रख किया था। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मैं वहाँ सबसे माफ़ कर और सबको माफ़ करके आई हूँ। वो पूरे तमादे से बोली। फिर मुझसे क्यों माफ़ नहीं कर सकी। आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको भी माफ़ कर दिया था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो बार बार वही बातें करता जिसको वो भूलना चाहती थी। अगर माफ़ किया होता तो अपना रवैया ऐसा ना रखती जैसा रख रही हो। वो उसे असल बात की तरफ ला रहा था। आप क्या चाहते हैं, आपको गले में हार बनाकर पहन लूँ। वो गुस्से से उठी थी। मैंने कब कहा तुबा, मैं तो बस तुम्हारे दिल में वही मुकाम चाहता हूँ जो पहले था मेरा। वो भी उठ खड़ा हुआ था। इतना कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं आपको वही मुकाम दूँ जो पहले था मेरे दिल में। वो गुस्से से चीखी थी। हाँ तुबा, मैं इतना तो कुछ हो जाने के बाद भी अपना वही मुकाम चाहता हूँ जो पहले था मेरा, क्योंकि मैं वही मुकाम तुम्हें अपने दिल में दे चुका हूँ। हारा हुआ लहजे में कहा गया था। क्या वो साकत नज़रों से उसे देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज वो खुले अल्फाजों में इजहार कर गया था। हाँ तुबा, मैं हार गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत के आगे। मेरी नफ़रत में मेरा सब कुछ हार किया है। तुम्हारी मोहब्बत के आगे तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफ़रत को मार दिया, मुझे मार दिया, मेरे अंदर का बुरा इंसान मार दिया। तुबा, बस तुम्हारी मोहब्बत ही मोहब्बत मेरे वजूद में भर दी, मेरा नफ़रत का कशकोल खाली कर दिया तुम्हारी मोहब्बत ने। तुबा प्लीज़ तुबा, सब कुछ भूल कर मुझे और मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे मोतबर कर दो। तुबा, मैं नामुकम्मल हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। वो घुटनों के बल बैठा उससे रोकर मोहब्बत की भीख मांग रहा था। किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह की मानदी लग रहा था। लहजा दर्द से चूर था। शायद वो थक गया था इस पत्थर की देवी के आगे सर टकरा टकरा कर। आखिर फिर वो रो पड़ा था। तुबा की पूरी कायनात आंखों में सिमट आई थी। उसने ऐसा तो नहीं चाहता कि वो यूं उससे रो रो कर मोहब्बत की भीख मांगे। उसने तो बस यही तमन्ना की थी कि वो भी इसी तरह मोहब्बत चाहे। मगर ये क्या हो गया था। उसके खुदा ने सारे एहसास बराबर कर दिए थे। अगर वो मोहब्बत के हाथों टूटी थी तो सलामत वो भी नहीं रहा था। उससे भी मोहब्बत ने महबूब के कदमों में लाभ उठाया था। उसे भी मोहब्बत के बल गिरा दिया था। सारे बल कस दिए थे उसके। अगर उसने ना साजी का दुख सहा था तो अब वो भी सह रहा था। अगर उसने उसको तोड़ा था तो वो टूट खुद भी गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल कर गालों में बह रहे थे। अहमद, वो भी उसके साथ ही घुटनों के बल बैठ कर ज़मीन पर बैठ गई। तुबा के लहजे में ऐसी तड़प थी कि उसने एक अमीर सफ़र
सर उठाया था। आप क्यों हर बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेने आ जाते हैं? क्यों? क्या आपको मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं होता? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे मोहब्बत की बचपन से, और की है, बहुत किया, अब भी करती हूँ, मगर इन राहों पर नहीं चलना चाहती जिनकी कोई मंजिल ना हो। पहले ही इन राहों पर चलकर मेरे पाँव अब आपा और रूह छली हो गई है। अब मज़ीद मैं इन अज़ियतनाक राहों पर नहीं चल सकती। फूल चाहे मुझे, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। वो कहते हुए हिचकियों से रो पड़ी। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर ऐसा ना होता तो मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत क्यों पैदा होती? मैंने तुम्हें ज़ख्म दिए हैं ना, अब मैं ही इन पर मरहम रखूँगा। एक बार मेरा यकीन करके तो देखो, मैं तुम्हारे हर गम, हर दुख, हर तकलीफ़ का दावा कर दूँगा। पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो। मैंने जितने भी ज़ख्म अपनी बातों या रवैये से तुम्हारी रूह पर लगाए हैं, इन सबको भर दूंगा। वो इसका हाथ पकड़े अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। उसे यकीन आ रहा था, क्योंकि उसके लहजे में, उनके अल्फाज में शिद्दत ही ऐसी थी कि वो यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। सच कह रहे हैं आप? वो भीगी पलकों को उठाए हुए बोली थी। हाँ, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। अपनी मोहब्बत की कसम खा कर कहता हूँ। ये इंसान अपना आप, अपना सब कुछ तुम आज तुम्हारे नाम करता है। जब तक ये जिंदा रहेगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुबा मिर्ज़ा का ही इख्तियार होगा। वो इसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रो दी। वो भी थक चुकी थी, जो खुद को पत्थर करते 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 उसको जुटाते जुटाते उस पत्थर की देवी में आकर महबूब ने अपने मोहब्बत की शिद्दत से दरार डाल ही दी थी। उसका आंगन में खुशी से झूम रहा था। आखिरकार उसके महबूब ने भी उसे अपने दिल कबूल कर लिया था। आखिर आखिर मोहब्बत की जीत हो गई थी और नफरत अपने वजूद समेत ज़मीन बोस हो गई थी। नफरत के बादल छा चुके थे। मोहब्बत ने आखिरकार अपना आप मनवा ही लिया था। उसने कभी सब्र भी नहीं किया था कि यूं पल में वक्त बदल जाएगा। जिस इंसान की उसने हमेशा तमन्ना की थी, तो इंसान यूं अचानक आकर उससे इजहार मोहब्बत करेगा और इस अचानक को अपने इजहार से मोम कर देगा। वाजिया दोनों मोहब्बत के आगे हाथ हार गए थे। दोनों को मोहब्बत ने झुकने पर मजबूर कर दिया था। अन्ना इज्जत नफ्स, खुददारी बहुत पीछे रह गई थी। मोहब्बत ने सबको मात दे दी थी। अहमद की आंखें भी उससे रोता देखकर दम हो गई थी। अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, मैं अभी कुछ, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ हम माने हैं, अभी तो सबको मनाना है। और आप जानते हैं ताई जान मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने आपके लिए फ़ायज़ा को पसंद कर रखा है। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। वो इनकी बातों पर हंसा था। क्यों हंस रहे हो? वो आप क्यों हंस रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। वो चिढ़ गई। उनके कहने पर ही तो आया। उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे अपनी मोहब्बत से हराया है, अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से हरा दूँ। और देखो, हम दोनों ने एक दूसरे को हरा कर मोहब्बत को जीता दिया। वो खुद को दिल खोल कर हंसा था। आप सच कह रहे हैं? उसे यकीन नहीं आता। हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो तुम पर से नाहक जंग करती रही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ज्यादतियों का इतराफ़ करने के साथ तुम्हें बनाने को भी कहा है। ये भी कहा कि तुबा के अलावा इस घर में कोई और बहू बनकर नहीं आएगी। वो इसको हैरान कर रहा था। वो खुशी से मुस्कुराते हुए निगाहें झुका के, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? वो इस पर नजरें जमाए बोला था। जी हुक्म करें बादशाह सलामत, उसने बांदियों के वाले अंदाज में कहा था। वो खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में हंस पड़ा। क्या थी वो? कैसे पल में उसने अपना सब कुछ उसे मान दिया था? इतनी अजीतों, इतनी तकलीफों को महसूस उसने एक मोहब्बत के गोश्त बुला दिया था। जी बताएं बादशाह की मलका, आप बादशाह की बचपन की तस्वीर फाड़ कर बेड के नीचे फेंक कर क्यों चली गई थी? उसने भी बादशाहों जैसे अंदाज में कहा। इसलिए कि मलका की बहन को पता चल गया था। और मलका नहीं चाहती थी कि उसे ये पता चले, इसलिए फाड़ कर फेंक दी। मगर फाड़ने से पहले मैं मलका के कैमरे से इस तस्वीर की तस्वीर ले ली थी। वो कहते हुए अपना फ़ोन आगे करके देखती है। अहमद को अहमद का टूट कर इस मोहब्बत से गूंगी लड़की पर प्यार आता है। जब इसके एक बार इज़हार मोहब्बत पर सारी ज़िंदगी की तलखियाँ और उसकी नाक रवैये भूल कर उससे सुरखुर कर देती है। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अब बादशाह सलामत बारात के साथ ही मलका के दर पर हाजिर होगा। आखिर में भी शौक हो गया। वो मुस्कुराते हुए निगाहें झुका के आखिर उसकी उदासी ने रखते सफ़र बांध ही लिया। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो दोनों उठे, सामने सूफिया बेगम को व्हील चेयर पर बैठा देखकर साकत रह गए। वो नम आंखों से दोनों को देख रही थी। मतलब वो सब कुछ सुन चुकी थी। इधर आओ दोनों मेरे पास। वो उन्हें अपने पास बुलाते हुए अपनी मेहरबानी बाहें बाहें फैला देती हैं। दोनों भागकर सूफिया बेगम के गले लग जाते हैं। अल्लाह तुम दोनों की मुश्किलें आसान कर दे, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए हलाल कर दे। वो दोनों का माथा चूमकर उन्हें दुआएं देती है। आमीन चाची जान, मैं इंशाल्लाह कल अम्मी और अब्बू को लेकर आऊँगा। वो सरचारी से बोला। इंशाल्लाह बच्चे, इंशाल्लाह। वो दोनों को मोहब्बत से देखते बोली हैं। ठीक है चाची जान, अब इजाज़त दे, आ गई। आपकी उठी हुई बेटी को मनाने में देर हो गई। वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। सुफिया बेगम हंस पड़ी थी। वो उसे मसनूई गुस्से से घूर कर रह गई। अच्छा चाची जान, अल्लाह हाफिज़। वो उनसे प्यार लेकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। साथ ही तुबा
अब वो इनसे प्यार लेकर दरवाजे की जाने बढ़ा था, साथ ही तुबा भी। अहमद उसने दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज़ दी, जी मलका आलिया हुक्म करे। वो गर्दन झुका के बोला तो वो इस अदा पर दिल से निसार होते हंस पड़ी। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, अगर मैंने ऐसा किया तो ये छत मेरी माँ और बहनों के सर से छीन जाएगी। वो पहले ही अपना खदशा जाहिर कर देती है ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मैंने कुछ कहा किया तुमसे? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ तुबा, अगर तुम अपना दिल बड़ा करके मेरी सारी दी गई अजीतों को भुला सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? वैसे भी कमाने वाली बीवी किसको बुरी लगती है? वो फिर उसी टून में आ गया था। वो हैरान थी, वो ऐसे बात पर मजाक करने वाला कब से हो गया था? शायद मोहब्बत का ही असर था, वरना किसी और चीज़ में इतनी इतनी ताकत कहाँ थी कि वो इंसान और उसकी नफरत को बदल सके? सिर्फ मोहब्बत ही ये ताकत रखती है अहमद। वो मसनूई गुस्से से चीखी थी, मुझे निकाल लिया फिर वही अंदाज, जाए खुदा हाफिज। वो चिढ़कर कहते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है पीछे। उसने अहमद के बुलंद कह के सुने थे, वो भी मुस्कुराकर खुशी से मुस्कुराई थी। शक्ल से उसने आसमान की तरफ देखा था। उसके रहमान ने उसकी आएँ और उसकी खामोश मोहब्बत की दुआएं सुन ली थी, उसकी मोहब्बत को मंजूर अता कर दी थी। इसका दिल खुदा की बारगाह में सजदा गुरेज था। अहमद जल्दी कर ले, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मुझसे ज़्यादा तो आप देर लगाते हैं तैयार होने में। वो कब से अहमद को बुला रही थी मगर अहमद की तैयारी ही ख़त्म न हो रही थी। दोनों की शादियों को 6 माह हो गए थे, दोनों साथ ही ऑफिस जाते थे। अहमद अपनी गाड़ी में तुबा को ऑफिस छोड़ देता था क्योंकि उसका ऑफिस रास्ते में था और हर रोज़ यही मामूल था। अहमद रोज़ उसे लेट करवा देता। आज भी वो नाश्ता बना कर आ गई मगर अहमद की तैयारी ठीक है ख़त्म नहीं हो रही थी। बस आ गया हूँ मलका आलिया, देर से आने पर माजरत। वो हमेशा यूं ही कहकर उसका गुस्सा ख़त्म कर देता था। चले बादशाह सलामत, जल्दी कर रहे हैं वरना आवाम हमें नहीं छोड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से यूं बुलाते थे। अहमद बहुत अच्छा सोवर और शाबित हुआ था। उसने जो कहा था वो कर दिखाया था। अपनी मोहब्बत से उसकी रूह पर लगे लगे सारे जख्म उसने मिटा दिए थे। तुबा के अंदर ज़िंदगी लौट आई थी। उसने सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। इस इंसान ने उसे अपनी मोहब्बत से मुकम्मल कर दिया था। बदले में उसने भी उससे बढ़कर उससे मोहब्बत की थी। दोनों एक दूसरे का वजूद थे। फरहत बेगम और तबरेज़ मिर्ज़ा दोनों ही तुबा को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थे। वो बहुत अच्छी बहू थी। सबसे दिलों में सख्ताओं के बोझ उतर चुके थे। उसकी माँ और बहनें इसी फ्लैट में रह रही थी। महीनों की सारी तनख्वाह वो अपनी माँ के हाथ पर रखती थी और उसके सारे अखराजात अहमद पूरे करता था। सब एक दूसरे से खुश थे और ज़िंदगी एक बार फिर अपनी डगर पर चल रही थी। अहमद, आपने ना किसी दिन मुझसे बहुत बड़ी डांट पड़वानी है सर से। वो मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो गाड़ी में बैठी बोली, ठीक है मलका आलिया, अलार्म अपनी गलती तस्लीम करते हैं। आइंदा वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। ठीक है, माफ़ किया, मगर आइंदा से ध्यान। वो भी मलकाना अंदाज में बोली तो अहमद उसके अंदाज पर कहका लगाकर हंस पड़ा। साथ में उसके भी कहके गूंजे थे। गाड़ी उसके कहकों से गूंज उठी। दोनों की आंखों में ज़िंदगी मुस्कुरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से मुकम्मल कर दिया और आखिरकार दिल की सल्तनत ही जीत हो गई, ख़त्म। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आपके साथ शेयर करूँगी। अब तो मैंने रोज़ नावल डालना शुरू कर दिया, चाहे मेरी तबीयत सही हो या ना हो, लेकिन मैं रोज़ नावल डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें, नावल देखें। हर वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ तो होने चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नावल